नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है एक गरीब लकड़हारे की, जिसे जंगल में एक ऐसा दोस्त मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है दोस्ती, हिम्मत, लालच और एक जादुई तोते की, जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कहानी में आपको खजाना भी मिलेगा, खतरा भी, और एक ऐसी राक्षसी का राज भी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पुरानी बात है। समीरपुर राज्य में किशनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां मंगल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था, घर में बिल्कुल अकेला। उसके माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। उनकी सारी जिंदगी लकड़ी काटने और बेचने में ही निकल गई, मगर 2 वक्त की रोटी से ज्यादा वो कुछ नहीं कमा सके, न कोई पक्का घर बना सके और न ही अपने बेटे मंगल का ब्याह करा सके। मंगल की उम्र भी देखते देखते 30 साल के पार हो चुकी थी, मगर वो भी 2 रोटी कमाने से आगे कुछ सोच नहीं पाया था। वो रोज सुबह उठता और जंगल में चला जाता, फिर बहुत मेहनत करके सूखी लकड़ियां ढूंढता। कोई सूखा पेड़ मिल जाता तो उसमें से अपने काम भर की लकड़ी काटता और फिर सूरजपुर के बाजार में ले जाकर बेचता। सूरजपुर का बाजार किशनपुर से कोई 12 मील दूर था। मंगल को रोज 12 मील दूर सिर पर लकड़ी का गट्ठर लाद कर जाना पड़ता, फिर वहां बैठकर उसे बेचना पड़ता। वहां लकड़ी का कोई पक्का टाल नहीं था, तो उसे कभी भी लकड़ी का सही दाम नहीं मिल पाता था। औने पौने दाम में शाम से पहले उसे लकड़ी बेच देनी पड़ती थी। मंगल को लकड़ी बेचने से कभी इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अगले 1-2 दिन के लिए कुछ बचा पाए। वह चाहकर भी एक दिन के लिए काम बंद नहीं कर सकता था। उसने कई बार इस धंधे को छोड़ देने का भी सोचा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी इसमें बने रहने की, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अगर वो इस धंधे से हटकर कोई दुकान खोलता या कोई और रोजगार करता तो उसके लिए पहले पैसे की जरूरत थी और उसे चलाने के लिए हुनर की, मगर उसके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो लकड़ी काटना और फिर बेचना ही उसकी किस्मत बन गया था। कभी कभी सोचता कि काश मेरे पास पत्नी होती तो हम दोनों मिलकर ज्यादा मेहनत करते तो आगे के लिए पैसा बचा पाते, परंतु ब्याह करना तो उसके लिए एक सपना था। भला इतने बड़े गरीब से कौन लड़की ब्याह करेगी, और गलती से कोई आ भी गई तो गरीबी देखकर दूसरे ही दिन आधी रात में उसे सोता हुआ छोड़कर भाग जाएगी। मंगल लकड़हारा अक्सर यह बात सोचता कि भगवान भी कैसी कैसी किस्मत लिख देते हैं। किसी को इतना गरीब बना देते हैं कि दाने दाने को तरस जाता है, तो किसी को इतना अमीर बना देते हैं कि वह धन का उपयोग कैसे करे, इसी चिंता में लगा रहता है। एक दिन मंगल जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, लेकिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी, तो उसे सूखी लकड़ी मिल पाना मुमकिन नहीं हो पाया। वह निराश होकर जंगल से लौट रहा था कि उसने देखा कि एक बहेलिया एक तोते को जिंदा पकड़ने की फिराक में है। तोता किसी तरह घायल हो गया था, उड़ नहीं पा रहा था, तो बहेलिया उसे किसी भी हाल में पकड़ लेना चाहता था। तोते ने जब देखा कि वो बहेलिये के हाथ से नहीं बच पाएगा, तो वो मंगल लकड़हारे के कंधे पर आकर बैठ गया। बहेलिया बोला, ओ लकड़हारे, ये तोता मुझे दे दे। मंगल ने कुछ सोचा और बोला, क्या बकता है तू? अरे, यह मेरा पालतू तोता है और तुमने मेरे तोते को पत्थर से मारकर घायल कर दिया, और अब दिठाई से कह रहा है कि तोता मुझे वापस कर दे। बहेलिया बोला, तू झूठ बोल रहा है, ये तोता तेरा पालतू नहीं है। ज्यादा बकबक मत कर, ला मुझे तोता दे दे। जंगल में बहेलियों से पंगा लेना तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। जो तीर हम जानवरों पर चलाते हैं वह तीर तेरे ऊपर भी चल सकता है, इसलिए बिना देर किए तोता वापस कर दे। मंगल बोला, तू मुझे तीर का डर दिखा रहा है? अरे, तुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, जो सिर्फ सूखी लकड़ी ही नहीं काटती, बल्कि जंगली पशु और नर पशु की भी गर्दन काट सकती है। आज मुझे जंगल में कोई लकड़ी नहीं मिली है, हो सकता है मैं तेरा ही चीर फाड़ शुरू कर दूं, इसलिए तू मेरे सामने से भाग जा। बहेलिया बहुत ढीठ था, वो तीर कमान पर छड़ाने लगा। बोला, तो तोता मुझे दे दे, वरना मैं तुम पर तीर चलाऊंगा। मंगल बोला, ठीक है, तू तोता ले जा, मुझे तोते से क्या मतलब। बहेलिया बोला, हेकड़ी निकल गई। तीर देखते ही धोती गीली हो गई। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। मंगल लकड़हारा बोला, हाँ भैया, मैं तुमसे डर गया हूँ। बहेलिया बेफिक्र होकर मंगल के पास आया तो मंगल ने उसे पकड़ लिया और लगा पटक पटक कर मारने। उसे बहुत मारा, उसकी धनुष और सारे तीर तोड़ डाले और बोला, अब बताता हूँ कि धोती किसकी गीली हुई है।
बहेलिया बोला, भैया अब मेरी जान छोड़ दो, मेरी धोती सचमुच गीली हो गई है। अब मैं कान पकड़ता हूँ, इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। मंगल बोला, तू बहुत बदमाश आदमी है, इस जंगल में तो बार बार आएगा और तीर धनुष लेकर मेरा पीछा करेगा। मैं गरीब आदमी, तुमसे कहाँ छिपता फिरूंगा। मैं तेरी दाहिनी आंख और दाहिना हाथ तोड़ देता हूँ, मेरी अपनी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। बहेलिया बोला, नहीं भैया, ऐसा मत करना, मैं एक गरीब आदमी भूखा मर जाऊंगा। मंगल बोला, नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा रोजगार नहीं छीनूंगा। तू हाथ और आंख फूट जाने पर भी काम का आदमी रहेगा, तू दया का पात्र बन जाएगा, लोग तुझे बहुत भीख देंगे। तुझे अब जीव की हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी, तो पाप कर्म से बच जाएगा। मंगल ने मारकर बहेलिये की दाहिनी आंख फोड़ दी और दाहिना हाथ तोड़ डाला। बहेलिया बिलबिलाता हुआ भाग गया। मंगल तोते को लेकर घर आ गया, लेकिन उसके आगे भोजन की समस्या थी। तोते को रखने की थी, घायल था तो उसके इलाज की जरूरत थी। वो पहले एक पड़ोसी से पिंजरा मांग लाया और तोते को उसमें बंद कर दिया कि कोई बिल्ली उसे खा न जाए, वरना उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब पिंजरा हो जाने से तोते को कोई खतरा नहीं था। मंगल जंगल में रहने के चलते बहुत सी औषधियों का ज्ञान रखता था, तो वह जंगल से कुछ औषधि ढूंढ कर ले आया और तोते पर लेप कर दिया। 2 दिन की मेहनत में तोता ठीक हो गया। इस तरह तोते से उसका लगाव जुड़ गया और तोता उसके घर में रहने लगा। उसे रहते कोई 6 महीने गुजर गए, मगर मंगल को एहसास हुआ कि वह तोते के साथ न्याय नहीं कर रहा है। एक पक्षी को कैद कर घर में रखना कहाँ का न्याय है। दिन भर भूखे प्यासे पिंजरे में बंद घर में पड़ा रहे और मैं दिन भर काम में लगा रहूं। घर में कोई औरत तो है नहीं कि इसकी देखभाल करे, इससे अच्छा कि इसे आजाद कर दूं। ये विचार कर मंगल तोते को पिंजरे से जब बाहर निकालने लगा तो वह तोता इंसानी आवाज में बोलने लगा। तोते को इंसानी आवाज में बातें करते देख मंगल हैरान हुआ। ये तो गजब का तोता है, ऐसा तोता तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तभी तोता बोला, मालिक, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, लगता है तुम मुझे पिंजरे से निकालकर आज भगाने वाले हो, परंतु भूल रहे हो कि मुझे लाने के लिए तुमने बहेले की आंख फोड़ दी थी, उसका हाथ तोड़ दिया था। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि मुझे भगाने पर तुल गए हो? मंगल तोते से बोला, मैंने आज से पहले तो कभी तुम्हें इस तरह बातें करते नहीं सुना। तुम 6 महीने से मेरे घर में पड़े थे, फिर चुप क्यों थे? तोता बोला, मालिक, आपके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। मंगल बोला, तोता, तुम कोई साधारण तोता नहीं लगते, कोई ज्ञानी तोता हो। सच में मैं आज तुम्हें जंगल छोड़ आता। दरअसल मैं गरीबी से बहुत परेशान था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपना पेट भरने का जुगाड़ करूं या तुम्हें रोज नहलाऊं, दाना डालूं और फिर जंगल में लकड़ी काटूं। तुम्हें अकेले घर में भूखे प्यासे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने अपना राज मुझसे छिपाकर क्यों रखा था? तुम्हें बोलना चाहिए था। अब जब तुम बोलने लगे हो तो मेरे लिए बहुत उपयोगी हो गए हो। मैं घर में अकेले बोर हो जाता हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरे ब्याह की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो कम से कम मेरे अकेले जीवन में मेरा दोस्त बनकर मुझसे बात कर सकते हो। मुझे उम्मीद है मेरा सहयोग भी कर सकते हो। सच तो ये है कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता। तोता बोला, मालिक, आप जिंदगी से निराश ना हो, मैं साथ हूं तो आप अमीर भी बन जाओगे। ये सही है कि मैं पिंजरे में नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं आपका साथ भी छोड़ना नहीं चाहता। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पत्नी भी मिलेगी और आप अमीर भी बन जाओगे। बस मेरे को भी रोज अपने साथ जंगल में लेते चलो। मुझे दिन रात पिंजरे में पड़े रहने से बहुत कष्ट होता है। मैं तुम्हारे साथ ही जंगल जाऊंगा, तभी तो तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। मंगल बोला, यही ठीक रहेगा, तुम सुरक्षा के लिए ही पिंजरे में रहोगे, बाकी वक्त हमारे साथ रहोगे। लकड़हारा मंगल तोते को भी साथ लेकर जंगल में चला गया। तोता जंगल में खूब उड़ान भरता, बहुत से पेड़ों पर फल खाता, उसके बाद मंगल के साथ घर लौट आता। मंगल लकड़ियां काटता। मंगल अब तोते को साथ लेकर रोज जंगल चला जाता। जब तक जंगल में मंगल लकड़ी काटता, तब तक तोता जंगल में बहुत दूर तक उड़कर चला आता। वह जंगल में फल फूल के साथ सूखी लकड़ी होने का भी पता लगाता। एक दिन तोता जंगल में उड़ रहा था और मंगल लकड़ी काट रहा था। तभी तोता जल्दी से उड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, अब आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, आप अब लकड़ी काटना बंद करो। आज मैं एक ऐसा स्थान आपको बताने जा रहा हूँ
जहाँ एक सोने का कलश गड़ा पड़ा हुआ है। मंगल बोला, अरे ये सब तुम्हें कैसे पता? तब तोता बोला, मैंने 2 डाकुओं को एक पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर एक सोने का कलश छिपाते हुए देखा है। डाकू उसे छिपाकर चले गए हैं। तुम मेरे साथ चलो और उसे निकालकर घर ले चलो। मंगल बोला, लेकिन डाकुओं को पता चल गया तब क्या होगा? वह मेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। तोता बोला, जब आप इस तरह डरोगे तो लकड़ी भी नहीं काट पाओगे। अरे जंगल में केवल आप ही नहीं आते हो, इस जंगल में रोज सैकड़ों लोग आते हैं। कोई घूमने आता है तो कोई शिकार को आता है, कोई फल तोड़ने आता है तो कोई लकड़ी काटने आता है। डाकुओं को कैसे पता चलेगा कि आप ही उनका कलश ले गए हो? इस वक्त बहुत सुनहरा मौका है। आसमान में काले बादल गिर आए हैं। जो भी जंगल में आया है उसे जंगल से भागने की जल्दी है। आप मेरे साथ चलो और उस कलश को निकाल लो और घर ले चलो। आपकी किस्मत बदलने का इससे अच्छा सुनहरा मौका और नहीं मिल सकता। मंगल तोते के साथ उस स्थान पर चला गया जहां चोरों ने सोने का कलश छिपा रखा था। मंगल ने जल्दी से कलश निकाला और उसे लेकर घर आ गया। उसने घर आकर कलश का ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने की मोहरें भरी पड़ी थी। तोता बोला, मालिक, अभी इसे कुछ दिन के लिए जमीन के अंदर छिपा दो और फिर अपना धंधा पहले की तरह चालू रखो। किसी को भी शक न हो कि तुम जंगल से सोने का कलश पाए हो। डाकू इतना धन चले जाने पर चैन से नहीं बैठेंगे। वह पता लगाएंगे कि आखिर उनका धन किसने चुराया है और पता लग जाने पर उस पर हमला भी कर सकते हैं। वैसे आप बहुत सजग रहकर ही जंगल में जाना और आना। कोशिश रहे कि डाकुओं से भेंट ना हो, और हो भी गई तो उनसे जरा भी नहीं डरना। मंगल ने उस घड़े में से कुछ पैसा निकाल कर रख लिया और फिर उस घड़े को जमीन के अंदर छिपा दिया। दूसरे दिन फिर तोते को लेकर जंगल में गया, मगर दूसरी तरफ गया। अब उसे लकड़ी काटने की खास जरूरत नहीं थी, मगर दिखावे के लिए तो जंगल में उसे जाना जरूरी था, तो वह जंगल में रोज चला जाता। हालांकि वह सिर्फ लकड़ी ही काटने नहीं जाता, तोते से जानकारी भी लेता। तोता उड़ता हुआ जंगल में डाकुओं की गतिविधि पता करता। डाकू अपने सोने के घड़े के लिए काफी बेचैन थे। डाकुओं का शक एक औरत पर था। डाकू जब जंगल में घड़ा छिपा रहे थे, तब उस वक्त जंगल से एक बूढ़ा और उसकी एक जवान बेटी गुजर रहे थे। बूढ़ा तो असमर्थ था, मगर उसकी बेटी डाकुओं को काफी चंचल लग रही थी। वह जंगल के रास्ते से बहुत चौकन्ना होकर गुजर रही थी। क्योंकि डाकुओं को घड़ा छिपाना था, तो उन्होंने जंगल से गुजर रहे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर जब घड़ा गायब हो गया तो डाकुओं ने उस औरत पर ही शक कर लिया, क्योंकि वह औरत ही जाते वक्त चारों तरफ चौकन्ना होकर देख रही थी। तो डाकू समझ गए थे कि उस औरत ने ही घड़ा निकाला है। वह पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहे थे, मगर डाकुओं को उसका पता नहीं मिल रहा था। डाकुओं को नहीं पता था कि लड़की और बूढ़ा कहाँ के थे। कोई 1 माह गुजर गया। एक दिन मंगल तोते के साथ जंगल में गया हुआ था। मंगल तोते से बोला, जंगल की गतिविधि देख कर आओ और बताओ कि डाकू क्या कर रहे हैं, जंगल में है या जंगल से बाहर है। तोता थोड़ी देर में घबराया हुआ आया और बोला, मालिक, आप जल्दी चलो, आज एक औरत की जान खतरे में है। डाकू एक औरत को बड़ी बेरहमी से पीटते हुए ले जा रहे हैं। औरत के साथ उसका बूढ़ा बाप भी था। डाकुओं ने उस बूढ़े को बकरे की तरह काट दिया है और अब उस औरत को सरोवर की तरफ मारते पीटते ले जा रही हैं। उससे बार बार घड़े के बारे में पूछ रही हैं। आप तो जानते हो वह औरत बेगुनाह है, आप चलकर उस औरत को बचाइए। मंगल बोला, मैं भला अकेले कैसे 2 डाकुओं से लड़ सकता हूँ? डाकू खूनी है, वह किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, जबकि मैंने कभी किसी को जान से नहीं मारा है। तोता बोला, मालिक, आप बहादुर आदमी हो, आपके सामने दोनों डाकू कुछ भी नहीं है। ऊपर से आपके पास कुल्हाड़ी है, डाकू कुल्हाड़ी की मार नहीं सह सकते। आप अब ज्यादा सोच विचार मत करो। औरत के लिए एक एक पल साल के बराबर हो गया है। डाकू उसे किसी भी वक्त मौत के घाट उतार सकते हैं। मंगल डाकुओं से लड़ने के लिए चल पड़ा। वो जल्दी से दौड़कर सरोवर के पास गया तथा डाकुओं को ललकारा, दुष्टों, औरत को छोड़ दो। औरत ने तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम एक अबला पर अत्याचार मत करो। डाकू बोले, ओ लकड़हारे, तू जा अपना काम कर, हमारे काम में टांग मत अड़ा, वरना हम तुम्हें मारकर चील कौवों को खिला देंगे। मंगल बोला, औरत को नहीं छोड़े तो सचमुच तुम्हारे गोश्त चील और गिद्ध ही खाएंगे। मैं दोनों की खोपड़ी कुल्हाड़ी से तोड़ दूंगा।
डाकू बोला, लकड़हारा, तू आग में हाथ मत डाल। ये औरत तेरी कोई बहन नहीं लगती, न ही तेरी बीवी है, इसलिए तू अपनी मौत को मत ललकार। हम अब भी तुझे भाग जाने का मौका देते हैं। जाहिर था कि डाकू भी मंगल से डरे हुए थे, तो बातों से डरा रहे थे, मगर मंगल तो अब मरने मारने पर उतारू था। उसने औरत को पिटता हुआ देख लिया था और औरत उसे कातर नजरों से देख रही थी। उसे उम्मीद जग गई थी कि लकड़हारा उसे बचा लेगा, तो मंगल भी पूरी ताकत लगाकर औरत को बचा लेना चाहता था। जब फिर से डाकुओं को ललकारा तो दोनों डाकू एक साथ मंगल पर टूट पड़े, लेकिन मंगल मंजा हुआ खिलाड़ी था, वो झटके से साइड हट गया। एक डाकू लड़खड़ाकर गिर पड़ा, उसकी तलवार दूर जा गिरी। तोता औरत को ललकारा, जल्दी से डाकू की तलवार उठा ले, तो औरत ने भी फुर्ती दिखाई और तलवार उठा ली, और डाकू जमीन से खड़ा होता उससे पहले उसके पेट फाड़ दिए। डाकू वहीं गिरकर छटपटाने लगा, तो दूसरा डाकू यह नजारा देख भागने लगा, लेकिन मंगल उसके पीछे था। उसने कुल्हाड़ी से वार कर डाकू का काम तमाम कर दिया। दोनों खूंखार डाकू मारे जा चुके थे। मंगल औरत से बोला, अब तुम्हारे ऊपर से खतरा टल गया है, तुम अब अपने घर जा सकती हो। तोता बोला, मालिक, मैंने मूर्ख देखे लेकिन आप सा नहीं। अरे, औरत बहुत आहत है, डाकुओं ने इसके पिता को मार दिया है। इस स्थिति में यह अकेली घर कैसे जाएगी? आप इसे इसके घर छोड़ सकते हो, इसके परिवारजनों को सांत्वना दे सकते हो। स्त्री बोली, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मेरे पिता थे और ननिहाल में मेरी एक बूढ़ी नानी बची थी। मैं नानी के पास पिता के साथ गई थी। नानी बीमार थी, हम उसकी सेवा के लिए गई थी, लेकिन नानी नहीं रही, तो हम उसके संस्कार के लिए वहां रुक गए थे। लेकिन क्रियाकर्म के बाद हम अपने घर लौट रहे थे, तो डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। पिता ने विरोध किया तो मेरे पिता को मार डाले। वह मुझे भी मार ही डालते, लेकिन आप भगवान बनकर आ गए। डाकू पता नहीं मुझसे किस धन के विषय में पूछ रहे थे। मुझे उसके किसी भी धन का पता नहीं था, तो मुझे मार रहे थे। मार मार कर मेरा हाल बेहाल कर दिया है। मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन इस पीड़ा में भी मुझे डाकुओं को मारने की खुशी हो रही है। मंगल बोला, आप चिंता मत करो, मैं कुछ औषधियों का ज्ञान रखता हूँ, मैं अभी लेकर आया। स्त्री बोली, नहीं, आप मेरा साथ छोड़कर कहीं मत जाइए, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरा कोई नहीं रहा तो मैं किसके पास जाऊंगी? आप मुझे अपने घर में स्थान दीजिए। मंगल के बोलने से पहले तोता बोल उठा, हाँ, हम तुम्हें अपने घर में स्थान देते हैं, तुम हमारे साथ घर चलो। तोता मंगल से बोला, मालिक, मालकिन के लिए तुरंत औषधि लाओ और इन्हें खाने को दो। इनके शरीर पर लेप के लिए भी औषधि ले लेना। मंगल जंगल में चलते चलते ही औषधि ले लिया। मंगल औरत को लेकर घर आ गया। कोई 1 माह तक औरत मंगल के घर रही। उसके बाद मंगल से बोली, अब मेरा इस तरह रहना अच्छा नहीं लग रहा, हमारे आपके बीच कोई रिश्ता होना चाहिए। इस तरह बिना ब्याह के किसी मर्द के पास रखैल रहती है, उस औरत का कोई वजूद नहीं होता। आप मेरे से ब्याह कीजिए, वरना मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मंगल के पास कौन से धन की कमी थी? उसने जमीन से गड्ढा खोदकर कलश निकाला और उसमें से बहुत पैसा निकाल लिया। पहले उसने बहुत खर्च कर औरत से ब्याह किया। उसके बाद औरत के लिए कपड़े गहने खरीद दिए और मकान बनाने में काम लगवा दिया। औरत मंगल के साथ रहने लगी। अब वह मंगल को सलाह देती, आप यह लकड़ी काटने का धंधा बंद कर दो, आपके पास ऐसे ही काफी पैसा है, चाहो तो कोई दूसरा रोजगार शुरू कर सकते हो। रोज जंगल जाना आना खतरनाक बात है, ऊपर से आप 2 डाकुओं को मार चुके हो, उसके साथ ही और भी हो सकते हैं, या उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, वह आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं। मंगल बोला, भाग्यवान, तुम बहुत डर गई हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। अब डाकुओं का न तो कोई दोस्त मुझे मारने आएगा, न कोई घर वाला। डाकू ऐसे ही बदनाम होते हैं, उनके मरने से सिर्फ समाज के लोग ही खुश नहीं होते, बल्कि उसके घर वाले, हित मित्र, साथी दोस्त सब खुश हो जाते हैं। चोर बदमाश किसी के नहीं होते, वह सबसे ज्यादा सिरदर्द अपनों के होते हैं। तुम उस बात की चिंता मत करो। रही बात दूसरे रोजगार की, तो मुझे कोई रोजगार आता ही नहीं है, सिर्फ लकड़ी काटना बेचना जानता हूँ। अब कोशिश करूंगा कि जंगल से बहुत कीमती लकड़ी काट लाऊं। स्त्री बोली, आपको पैसे की क्या जरूरत है? हमारे घर में अभी बहुत धन पड़ा है, ये धन हमारे खाने से कम नहीं होगा। और फिर आप खेती का काम तो कर ही सकते हो,
कुछ जगह जमीन खरीद लो, खेती ही करो। मंगल बोला, वह तो मैं करूंगा ही। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम अपना घर बसा ली है तो कल को हमारे बच्चे भी होंगे। जब बच्चे होंगे तो उनके लिए भी धन दौलत की जरूरत पड़ेगी। वे खुद से दौलत लेकर पैदा नहीं होंगे। स्त्री बोली, बच्चे खुद अपनी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, हम उसे अमीर गरीब नहीं बना सकते, इसलिए आप बच्चों की चिंता छोड़कर आप अपनी सोचिए। तोता बोला, मालिक, आप मालकिन की बात क्यों नहीं मान लेते? औरत से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, मालकिन आपसे बहुत चतुर है। वैसे आप खुद जानते हो कि एक औरत जितना अपने घर के बारे में सोचती है, घर को सहेज कर रखती है, उतना कोई भी मर्द नहीं रख सकता। इस वक्त मालकिन अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको कुछ दिन या कुछ साल तक मालकिन के साथ रहना चाहिए। अभी आपको किसी चीज की समस्या नहीं है। मंगल को भी तोते की बात अच्छी लगी। मंगल जंगल में बस अपने इस्तेमाल के लिए लकड़ी लाने जाता, वह भी महीने में 2-3 बार। ज्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताता। दोनों का समय सुख से गुजरने लगा। देखते देखते 1 साल गुजर गया तो एक दिन पत्नी ने मंगल से बताया, हमारे घर जल्दी ही एक मेहमान आने वाला है, आप पिता बनने वाले हो। मंगल उसी खुशखबरी के इंतजार में था। वह पत्नी के बंधन में बंध कर रह गया था। वह जानता था कि बेटा होने के बाद पत्नी में असुरक्षा की भावना खत्म हो जाएगी। वह अब घर में अकेली भी रहेगी तो डरेगी नहीं। इस तरह कुछ दिन बाद ही मंगल पिता बन गया। उसे बहुत खुशी हुई तो पत्नी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके मन से खुद की असुरक्षा की भावना जा चुकी थी, लेकिन पति के लिए तो चिंतित रहती ही थी। उसने अब साफ मना कर दिया, आप जंगल में नहीं जाओगे, लकड़ी या तो खरीद लिया करो या नौकर रख लो। वो पति से बोली, मैंने सुना है कि जंगल के बीच के उत्तर तरफ में एक पिशाचिनी देखी गई है, अब आपका जंगल जाना कहीं से ठीक नहीं। तोता बोला, मैं सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास नहीं करता, मैं खुद पता लगा कर आता हूँ। वो उड़ान भरकर जंगल में चला गया। वह दिन भर वापस नहीं आया। वह शाम के वक्त भी वापस नहीं आया तो मंगल को उसकी चिंता हुई कि हमारा तोता कहीं बुरा तो नहीं फंस गया, किसी बहेलिया या जीव जंतु के हाथ तो नहीं लग गया। वो रात भर तोते की याद में सो नहीं सका। वो सोच लिया कि सुबह में बिना पत्नी को कुछ बताए जंगल में जाएगा और तोते का पता लगाएगा। मूर्ख औरत की बात मानकर मैंने अपना एक कीमती दोस्त गंवा दिया है। वह इसी उधेड़बुन में पड़ा था कि तोता आ गया और बोला, मालकिन कोई गलत नहीं कह रही है, जंगल में एक राक्षसी रहती है। वह जंगल के उत्तर की पहाड़ी की एक गुफा में रहती है। वह दिन के वक्त तो नहीं निकलती, मगर रात में जंगल में खूब घूमती है। लेकिन मैंने उसमें एक बात देखी है, वह किसी जानवर का शिकार नहीं करती है, वह सिर्फ फल खाती है। उसके गुफा के आसपास या कहीं भी हड्डियां नहीं पड़ी है। जाहिर है वह एक शाकाहारी राक्षसी है, उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। जब दिन के वक्त गुफा से बाहर आती ही नहीं तो उससे किसी को क्या खतरा हो सकता है। मुझे उसकी गतिविधि पता करने के लिए रात में भी ठहरना पड़ा। मैं उसकी गुफा के ठीक सामने वाले पेड़ पर रात भर बैठा था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी भी थे। वह आपस में बातें कर रहे थे कि राक्षसी बहुत भली है। वह जंगल से फल लाती है, जितना खाना हो खा लेती है। उसके बाद आसपास के पेड़ों के पास बचे हुए फल को रख देती है ताकि दूसरे जीव जंतु या पक्षी खा सके। मंगल बोला, हमारे लिए उस राक्षसी से कोई खतरा नहीं है। तोते से बोला, तुमने ही मुझे सलाह दे दी, इस डरपोक औरत से ब्याह को हमेशा मुझे पल्लू में बांध कर रखना चाहती है। तोता बोला, मालिक आप बहुत भाग्यशाली हो, ऐसी औरत सभी को नहीं मिलती जो हमेशा प्यार करती रहे। आपके आसपास भी बहुत औरतें रहती हैं, रोज आप देखते हो कि वह अपने पतियों पर उबलती रहती है। वह दूसरे मर्दों से तो बहुत प्यार से बात करती है, मगर अपने पति को देखते ही कुतिया की तरह भौंकने लगती है। आप खुशी मनाओ कि आपकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, वो देवी है, वो घर को मंदिर बनाकर रखती है। मंगल बोला, तुम भी मालकिन की तरफदारी कर रहे हो तो मुझे क्या पड़ी है फालतू के घूमने की, मैं घर में ही पड़ा रहूंगा। इस तरह मंगल अब कभी कभार ही घर से बाहर जाता, वरना घर के बैठक में पड़ा रहता। इस तरह समय गुजरा और 16 साल गुजर गए। अब मंगल बहुत बदल चुका था। उसे अब खुद ही कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। तो अब पत्नी सलाह देने लगी थी, बड़े अजीब आदमी हो, कहीं घूमने भी नहीं जाते। आपको घूमना चाहिए, जंगल जाना चाहिए, बाजार जाना चाहिए, सभी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे
अपना बेटा सूरज नहीं होता तो आप मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाते। भला हो बेटे का कि जंगल से लकड़ी लाता है, खेती भी देख लेता है। अरे आपको पता होना चाहिए कि बाल बच्चों के लिए भी कुछ करना है। घर में कुबेर की भी संचित संपत्ति हो तो बैठकर खाने में समाप्त हो जाती है। अब घर में बहुत कम धन बचा है, अब तो कोई काम धंधा कर लो। मंगल पत्नी का मुंह देख रहा था। पत्नी यह बात कह घर में चली गई तो तोता बोला, मालिक आपने कुछ नहीं कहा तो अच्छा किया, आप औरत को नहीं समझ सकते। अरे आप क्या, खुद औरत को जिसने बनाया है वह भगवान भी आज तक औरत को नहीं समझ सका, तो आप क्या समझोगे। चलो कुल्हाड़ी उठाओ और अब हम 16 साल बाद जंगल में लकड़ी काटने चलते हैं। अब हम कोई जंगली साधारण लकड़ी काट कर नहीं बेचेंगे, बल्कि हम चंदन की लकड़ी काट कर बेचेंगे। अब सूरजपुर में बहुत बड़े बड़े ताल खुल गए हैं, हर तरह की लकड़ी ताल पर बिक जाती है। मंगल कुल्हाड़ी उठाया और जंगल चला गया। आज पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ, जंगल मत जाओ, घर में मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल तोते के साथ जंगल जाने लगा और अब चंदन की लकड़ी काटकर बाजार में बेचने लगा। उधर प्रतापगढ़ में राजा विक्रम राज करते थे। विक्रम एक प्रतापी राजा थे। वह अक्सर प्रजा के बीच ही रहते थे, लेकिन कुछ दिन से बीमार चल रहे थे तो राजकाज का काम रानी देख रही थी। राजा रानी की एक बेटी और एक बेटा था। राजकुमारी शीला अब 16 साल की थी, जबकि राजकुमार बलवंत अभी 8 साल का था। राजा के बीमार हो जाने पर रानी राजकुमारी को साथ लेकर प्रजा के बीच जाती रहती थी। राजा करीब 1 साल से बीमार थे, मगर उन्हें कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा था। आस पड़ोस के राज्य के वैद्य भी राजा को ठीक नहीं कर सके थे। अब राजा को ठीक करने के लिए मेदिनीपुर राज्य का वैद्य आया था। वैसे मेदिनीपुर से राजा की पुरानी दुश्मनी थी, फिर भी वैद्य को बुलाया गया था। राजा रानी का मानना था कि वैद्य किसी राज्य के नहीं होते, वह किसी सीमा में नहीं बंधते, बल्कि दोस्त और दुश्मन सबका इलाज करते हैं। तो वैद्य इलाज को आ गया था। वो राजा को देखने के बाद बोला, महारानी, राजा को मैं बचा सकता हूँ, लेकिन आपको अपने ही परिवार से एक चीज मनानी होगी। आप खुद या आपके बेटा बेटी ही उस चीज को ला सकते हैं, दूसरे के लाने पर राजा को कोई फायदा नहीं होने वाला। रानी बोली, वैद्य जी आप हुक्म करो कि हमें राजा की जिंदगी बचाने के लिए क्या लाना है। अब वैद्य बोला, जंगल से बन बकरे का अंडा लाना है। रानी कोई मूर्ख नहीं थी, वह बोली, वैद्य जी आप ये क्या कह रहे हो, बकरा कहीं अंडा देता है। वैद्य समझ गया कि उसकी बेवकूफी पकड़ी गई है, तो बात को संभालते हुए रानी से बोला, रानी साहिबा मैं जंगली मादा बन बकरी की बात कर रहा हूँ। रानी बोली, मादा बकरी भी अंडा नहीं दे सकती। वैद्य बोला, रानी जब बिना सोचे समझे मेरी बात को काटती रहोगी तो मैं राजा का इलाज नहीं कर सकता। अरे मेरी बात समझो, हर मादा जीव के पेट में पहले अंडा बनता है, तब बच्चा पैदा होता है। यह सब बातें सिर्फ वैद्य को पता है और किसी को नहीं। आप जंगल से बन बकरी मंगाओ, आगे मुझे क्या करना है खुद विचार कर लूंगा। रानी खुद तो जा नहीं सकती थी, तो राजकुमारी से बोली, तुम जंगल में शिकार को जाती रहती हो, तुम एक बन बकरी पकड़ कर ले आओ। राजकुमारी बोली, मैं तो 2-4 जानवर के अलावा किसी जानवर को नहीं पहचानती। तब रानी बोली, जंगल में जाओ, सब पता चल जाएगा, कोई न कोई मिल जाएगा जो तुम्हें बता देगा। राजकुमारी जंगल में चली गई, मगर उसे बन बकरी कहीं नजर नहीं आई। उधर जंगल में योजना के अनुसार मेदिनीपुर का राजकुमार कुंवर क्रूर सिंह आया हुआ था। वह राजकुमारी का शिकार करना चाहता था। वह दुश्मन राजा विक्रम को बदनाम करने के लिए राजकुमारी की इज्जत खराब कर देना चाहता था, इसीलिए ही उसने नकली वैद्य राज दरबार में भेजा था। राजकुमारी जब जंगल में जाकर भटकने लगी तो वह राजकुमारी की मदद के बहाने सामने आ गया। वह राजकुमारी से बोला, आप कुछ परेशान लग रही हो, आप कहाँ की राजकुमारी हो। तब राजकुमारी ने अपना परिचय दिया और बताई, मैं प्रतापगढ़ की राजकुमारी शीला हूँ, मैं जंगल में बन बकरी की तलाश में आई हूँ। राजकुमार बोला, बन बकरी इस जंगल में बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन वह दिन के वक्त छिपकर रहती है, इसलिए आपको दिन के वक्त नहीं मिल पाएंगी। यदि आपको बन बकरी चाहिए तो रात का इंतजार करना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, रात में निकलती है तो मैं अब जंगल में रात में कैसे रह पाऊंगी। तब क्रूर सिंह बोला, राजकुमारी जी आप चिंता मत करो, मैं आपका सहयोग करूंगा, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने सुना है आपके पिता एक धर्मात्मा राजा है,
मैं आपकी मदद करने में अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप यहीं जंगल में रहो, रात होने पर मैं खुद ही वन बकरी पकड़कर आपको दे दूंगा। राजकुमारी उसकी बात पर भरोसा कर गई तथा उसके साथ शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम होने पर वह राजकुमारी को उस गुफा के पास ले गया जिसमें राक्षसी रहती थी। उसे पता था कि राक्षसी रात में गुफा से बाहर निकलकर जंगल में चली जाती है। गुफा खाली रहती है तो हम गुफा में राजकुमारी के साथ रंगरेलियां मनाएंगे और इसे उस गुफा में हाथ पैर बांधकर छोड़कर भाग जाएंगे। राक्षसी खुद इसका वध कर देगी। ये सोच वो राजकुमारी को गुफा के पास ले गया और बोला, राजकुमारी, इस गुफा में ही बन बकरी रहती है। हमें किसी झाड़ी में छिपकर बन बकरी के निकलने का इंतजार करना चाहिए। राजकुमारी उसके साथ छिपकर बन बकरे का इंतजार करने लगी। शाम से अब रात हो चली तो राक्षसी उस गुफा से बाहर निकलकर चली गई। राजकुमारी राक्षसी को देखकर डर गई और क्रूर सिंह से पूछी, आप कह रहे थे कि इस गुफा में बन बकरी रहती है, लेकिन इस गुफा में तो राक्षसी रहती है। क्रूर सिंह बोला, यहाँ कोई बकरा सकरा नहीं रहता। मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ, तुम खुद समझदार हो। कोई मर्द औरत के साथ रात में क्यों रहता है? अब हम रात का मजा इस गुफा में लेंगे। राजकुमारी बोली, तुम लंपट लगते हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राजकुमार क्रूर सिंह बोला, शेर के जबड़े में शिकार आकर वापस नहीं जाता। वो राजकुमारी को जोर से पकड़ लिया तो राजकुमारी चिल्लाने लगी। राजकुमारी की घबराहट भरी आवाज सुन राक्षसी लौट आई और क्रोधित हो क्रूर सिंह को पटक कर मार दी। क्रूर सिंह दांत निपोड़ कर मर गया। राजकुमारी उस हैवान से बच गई, लेकिन राक्षसी के चंगुल में फंस गई। वह राजकुमारी को अपनी गुफा में लेकर चली गई और उसे डरा धमकाकर अपनी सेवा लेने लगी। अंदर गुफा बहुत बड़ी थी। गुफा में हर सुविधा मौजूद थी। खाने पीने रहने के लिए मकान था। तो उस गुफा के अंदर स्नान को तालाब बना था, बाग बगीचे भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद निकलने का मार्ग एक ही था। राक्षसी अब जब भी गुफा से बाहर निकलती, गुफा का दरवाजा बंद करके निकलती, तो राजकुमारी चाहकर भी भाग नहीं पाती। इस तरह राजकुमारी को गुफा में रहते 1 साल गुजर गया। उधर जब राजकुमारी नहीं लौटी तो रानी ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह जाकर जंगल में पता लगाए कि राजकुमारी वापस क्यों नहीं आई। सैनिक जंगल में जाकर खूब पता लगाए, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तो वह लौटकर वापस आ गए और रानी से बताए, जंगल में राजकुमारी नहीं मिली है, लेकिन पड़ोसी राजा का राजकुमार जंगल में मरा हुआ पाया गया है। जरूर ही जंगल में राजकुमारी के लिए 2 राजकुमारों में लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में क्रूर सिंह मारा गया है और वह क्रूर सिंह को मारने वाला राजकुमारी को अपने साथ ले गया है। अब हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि राजकुमारी को कोई राजकुमार ही ले गया है। उसे चोर डाकू कोई भी ले गया होगा। राजा विक्रम को जब यह संदेशा मिला तो वह सदमे से मर गया। रानी बड़ी मुश्किल में आ गई। नकली वैद्य बहुत पहले ही खिसक चुका था। उसने जाकर मेदिनीपुर में बताया कि राजकुमारी शीला ने ही राजकुमार क्रूर सिंह की हत्या कराई है। यह सुनकर राजकुमार का पिता आग बबूला हो गया और प्रतापगढ़ पर हमला कर दिया। हालांकि राजा विक्रम भले ही मर गया था, लेकिन उसके पास विशाल सेना थी। रानी का आदेश पाकर सेनापति पूरी ताकत से लड़ा और मेदिनीपुर को हराकर अपने अधिकार में ले लिया। मेदिनीपुर पर अब प्रतापगढ़ का कब्जा हो गया। रानी आश्वस्त थी कि उसके पास अपना राजकुमार है, लेकिन वह राजकुमारी को लेकर बहुत चिंतित थी कि आखिर राजकुमारी किसकी बंदी बन गई है। उधर राक्षसी राजकुमारी को पकड़ तो ली थी, मगर राजकुमारी के लगातार रोते रहने से परेशान थी। वह राजकुमारी को किसी कीमत में रिहा नहीं करना चाहती थी। वह सोचने लगी कि यदि इस लड़की का ब्याह करा दूंगी तो यह रोएगी नहीं, तब पति के साथ खुश हो जाएगी और इसके पति से भी सेवा ले सकूंगी। दोनों के बच्चे होंगे तो वह अपने आप मेरे नौकर बनते जाएंगे, फिर तो मैं आराम से पड़ी रहूंगी। राक्षसी लालच में आ गई। उधर किशनपुर में मंगल एक दिन कुल्हाड़ी लेकर तोते के साथ जंगल को चलने को हुआ तो उसकी पत्नी बोली, आपका माथा तो नहीं खराब हो गया? मैं कई बार मना कर चुकी हूँ कि जंगल में मत जाओ, बूढ़े हो गए हो, मगर धन की लालच नहीं जा रही। चुपचाप दरवाजे पर बैठो। वो इतना कह घर में चली गई तो मंगल तोते से बोला, लगता है मैं अब पागल हो जाऊंगा। ये औरत केकड़े की तरह सभी तरफ चल दे रही है। इसको समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। कभी कहती है घर में क्यों बैठे रहते हो, काम करो। कभी कहती है काम क्यों करते हो, घर में बैठो। तोता बोला, आप अब अपना मुंह बंद रखो और कान खुला।
बस आंख से देखते जाओ। मंगल घर ही रह गया, वो जंगल नहीं गया। तब सामने से पत्नी बोली, आप सुनते हो? अरे, हमारे गांव की औरतें तीर्थ को जा रही हैं। उनके पति उनके साथ नहीं जा रहे, लेकिन मैं उन औरतों जैसी नहीं हूँ। मैं तो आपको साथ लेकर जाऊंगी। वो पति से बोली, कल निकलना है, आज ही तैयारी कर लो। घर में तोता और सूरज रहेंगे। हम 1 माह में ही तीर्थ से लौट आएंगे। वो दूसरे दिन ही मंगल को लेकर चली गई। बेटा सूरज और तोता घर में रह गए। सूरज बोला, तोता काका, आप घर पर रहो, हम जंगल जाते हैं लकड़ी काट कर लाने। घर में लकड़ी है ही नहीं, तो भोजन किस चीज से बनेगा? वह लकड़ी काटने चला गया। लेकिन जब वह जंगल में गया तो एक मोहिनी मूरत वाली औरत दिख गई। उसे देखते ही सूरज उसके लिए पागल हो गया। वो औरत का पीछा करने लगा, मगर औरत अचानक से गायब हो गई। वह जंगल में उसकी खोज के लिए निकल पड़ा कि उसे एक आदमी जंगल से आता हुआ दिखा। वह आदमी से पूछ बैठा, आपने इस रास्ते से किसी औरत को जाते हुए देखा है? तब वह आदमी बोला, वो काले बालों वाली, नीली नीली आंखों वाली? सूरज बोला, हाँ हाँ वही। वो आदमी बोला, मधुर बोलने वाली, हंस की चाल वाली? सूरज बोला, हाँ हाँ वही। वो परियों जैसी दिखने वाली, आसमान से उतरने वाली? सूरज बोला, हाँ हाँ वही। तब वह आदमी बोला, नहीं, मैंने कोई औरत नहीं देखी, वैसी औरत होती ही नहीं है। तुझे वहम हुआ है। तुम सपने से बाहर निकलो और अपने घर लौट जाओ। ये जंगल है, इसमें भूत प्रेत राक्षस सब रहते हैं। आगे मत बढ़ो, पीछे लौट जाओ। सूरज पीछे लौट चला, मगर उसे साथ में लकड़ी भी काट कर लानी थी, तो वह एक पेड़ से लकड़ी काट लिया। मगर वह औरत के ख्याल में इतना खोया था कि हरे पेड़ से ही लकड़ी काट लाया। ये देख तोता बोला, सूरज तू पगला गया है। अरे ये गीली लकड़ी है, ये जलेगी नहीं। सूरज बोला, काका ज्यादा टेन टेन मत करो, ये बिल्कुल सूखी लकड़ी है। खाना मुझे बनाना है, आपको नहीं। तोता समझ गया कि यह किसी घन चक्कर में फंस गया है। तोता खामोश रह गया। उधर जब सूरज लकड़ी में आग जलाया तो वह लकड़ी एक जिन्न में बदल गई। सामने जिन्न प्रकट हो गया तो सूरज घबरा गया और बोला, तोता काका बचाओ। उधर जिन्न बोला, मालिक मुझे आज्ञा दो कि मेरे लिए क्या आदेश है? तोता बोला, तुम्हें सूरज को देना है तो 2 वरदान दो। पहले इसे एक ऐसा मंत्र दो कि जब यह मंत्र पढ़ते हुए जिस चीज को छू ले वह सोना में बदल जाए, और जब मंत्र पढ़ना बंद करे तो यह सामान्य रहे, इसके छूने से कुछ भी न बदले। दूसरा वरदान दो कि फिर तुम कभी यहाँ नहीं आओगे। जिन्न ने वरदान दे दिया और चला गया। वो जिस मंत्र को सूरज को दिया तो उस मंत्र को पढ़कर सूरज ने आजमा लिया। मंत्र में बहुत शक्ति थी। पढ़ते वक्त सूरज ने घड़ा को छुआ तो सोना में बदल गया। तब तोता बोला, सूरज तुम मंत्र पढ़ते हुए कभी भी इंसान को मत छूना। जब बहुत जरूरत हो तभी मंत्र का प्रयोग करना। अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ मुसीबत में इसका प्रयोग करना। सूरज बोला, अब ज्यादा मुझे शिक्षा मत दो, मुझे पता है कि क्या करना है। दूसरे दिन वह पुनः औरत के लालच में जंगल को चला गया कि वही कल वाली औरत उसे जाती हुई दिखी। वो औरत का पीछा करते हुए गुफा के पास चला गया। औरत गुफा में प्रवेश कर गई तो सूरज सोचा, अब आएगा मजा, अब इसे गुफा में पकड़ लूंगा। ये राजी राजी मुझसे ब्याह को तैयार हो गई तो ठीक, वरना जबरदस्ती भी इससे ब्याह कर लूंगा। इस लालच से सूरज गुफा में प्रवेश कर गया। मगर यह क्या, वह तो कोई खूबसूरत औरत नहीं बल्कि राक्षसी थी। राक्षसी ने सूरज को पकड़ लिया और अंदर गुफा में ले गई। उसे बहुत मारी पीटी, फिर बोली, देखो अब तुम मेरे गुलाम हो। यहाँ पहले से एक औरत है, अब तुम आए हो। यदि तुम दोनों मेरी सेवा 1 साल तक ठीक ढंग से किए तो दोनों का ब्याह कराकर आजाद कर दूंगी। हालांकि राक्षसी ने सोच लिया था कि उसी तरह दोनों को बहुत वर्षों तक धोखे में रखूंगी। दोनों लालच बस मेरी सेवा करते रहेंगे। उधर घर जब सूरज नहीं लौटा, तोता बहुत परेशान हुआ। वो उड़ता हुआ जंगल में आया, हर तरफ पता लगाया, मगर सूरज कहीं नहीं मिला। तो समझ गया कि ससुर लगता है राक्षसी के जाल में फंस गया है। तोता तुरंत गुफा में प्रवेश कर गया तो देखा अंदर सूरज रो रहा है, तो एक सुंदर औरत भी रो रही है और राक्षसी मस्ती में लेटी हुई है। तोता सूरज के पास गया और बोला, सूरज तू तो बहुत चतुर बनता था, लेकिन फंस गया ना जाल में। सूरज बोला, तोता काका मुझे बचाओ, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, आपकी बात मानूंगा। तब तोता बोला, सूरज तुम वो मंत्र को पढ़ो और ससुरी राक्षसी को छू दो, वो सोने में बदल जाएगी।
तुम मंत्र पढ़ना शुरू करो और औरत के साथ आराम से निकल लो। सूरज का दिमाग काम कर गया। वो मंत्र पढ़ते हुए राक्षसी का स्पर्श कर दिया। राक्षसी तुरंत सोने में बदल गई। सूरज उस लड़की को लेकर गुफा से बाहर आ गया और बोला, देवी, अब आप आजाद हो, अपने घर जा सकती हो। तब लड़की बोली, अब आप वादे से मत पलटो, मेरे से ब्याह का वादा किया था। तब सूरज बोला, आप राजकुमारी हो, मैं एक साधारण लकड़हारा। तब राजकुमारी बोली, आप बादशाहों के बादशाह हो, मैं आपसे ही ब्याह करूंगी। वह जिद करके सूरज को राजमहल में ले गई। रानी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। रानी ने सूरज को कुछ इनाम देना चाहा तो राजकुमारी ने रानी के कान में कुछ समझा दी। तो रानी बोली, आपको इनाम में मैं राजकुमारी को ही दे देती हूँ, अब आप हमारे जमाई हुए। इस तरह साधारण लकड़हारा राजकुमारी से ब्याह कर लिया और अब राज दरबार में रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नेकी और मदद का फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सही समय पर मिली बुद्धि और साहस हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। नमस्कार। यह कहानी न्याय की कठोरता, गुरु की शिक्षाओं की महत्ता और छल कपट पर प्रेम की विजय पर आधारित एक रोमांचक कथा है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक नगर था हरिनगर, जहां सहदेव नाम के राजा राज करते थे। राजा अपने प्रजापालक नीति और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। न्याय के प्रति उनका यह प्रेम उनके पूर्वजों से चला आ रहा था। राजा के दादा ने तो एक बार अपने छोटे पुत्र को ही फांसी पर चढ़ा दिया था। हुआ यह था कि वह मस्ती में आकर किसी गरीब की बेटी से दुर्व्यवहार कर बैठा था। उसे लगा था कि हम तो राजा के बेटे हैं, हम पर कोई कानून, कोई नियम लागू नहीं होता। प्रजा तो हमारे लिए खिलौना मात्र है। मगर यह उसकी भूल थी। राजा के पुरखों के लिए न्याय सबके लिए एक होता था। वह गरीब अपनी बेटी को लेकर राजा के सामने हाजिर हुआ कि आपके छोटे कुंवर ने मेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी है, आप मेरे साथ न्याय करो। राजा ने अपने छोटे पुत्र को बुलाया और बोला कि क्या यह गरीब सच कह रहा है? तब राजकुमार बहुत बेहयाई से कहा कि हाँ, मैंने ऐसा किया है और मैंने कोई गलत नहीं किया। प्रजा के लोग हमारे गुलाम हैं। हम गुलामों से किसी तरह का सुलूक कर सकते हैं, उसी तरह जैसे अपने बाग के किसी भी पेड़ से कोई फल खा सकते हैं। राजा बोले, राजकुमार, हमारी प्रजा न तो किसी की गुलाम है, न ही कोई बाग। ये मेरा परिवार है। तुमने अपने ही परिवार पर बुरी नजर डाली है, अतः तुम माफी के योग्य नहीं हो। फिर भी पुत्र होने के नाते तुझे एक मौका देता हूँ कि इस गरीब की बेटी से विवाह कर ले। मैं इसे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगा। राजकुमार बोला, पिताजी, आप जूते को मुकुट बनाने की बात कर रहे हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। राजा पुनः बोले, राजकुमार, मेरे आदेश का पालन करो। हमारी प्रजा की बेटियां किसी की जूतियां नहीं, बल्कि सचमुच मुकुट है, और तुम्हें मुकुट पहनने में संकोच नहीं करनी चाहिए। राजकुमार बोला, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, मगर अब उस थाली में कभी खाना नहीं खाऊंगा जिसमें मैंने पहले हाथ धो चुका हूँ। झूठा खाना खाना गरीबों का काम है, राजकुमारों का नहीं। उस गरीब की लड़की बोली कि महाराज, मुझे न्याय चाहिए, मैं इस दुष्चरित्र को माफ नहीं कर सकती। राजा बोले, राजकुमार, अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि इस लड़की से विवाह करोगे या नहीं? राजकुमार अकड़कर बोला, मैं 1000 बार कह रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं। राजा सैनिकों को आदेश दिया कि अभी इसे फांसी चढ़ा दो। इस तरह राजा ने अपने ही पुत्र को फांसी चढ़वा दिया था। अब चूंकि उनका नाती सहदेव गद्दी पर बैठे थे, वह भी न्यायप्रियता के लिए लोकप्रिय थे। राजा सहदेव के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम अर्जुन था तथा छोटे का प्रशांत। दोनों ही काफी होनहार थे। बड़ा बेटा अर्जुन तो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके लौट आया था, तो कुछ दिन बाद ही छोटा बेटा भी गुरुकुल से वापस आने वाला था। राजा बड़े की अपेक्षा छोटे से बहुत प्यार करते थे, तो राजा बड़ी ही बेसब्री से बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिक्षा पूरी कर जब राजकुमार गुरुकुल से महल के लिए वापस आने को हुआ, तो महात्मा ने राजकुमार को 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। गुरु ने पहली शिक्षा के रूप में बताया कि राजकुमार, तुम एक राजा के पुत्र हो। तुम्हारा जीवन आम प्रजा की तरह नहीं, बल्कि बहुत तरह की जिम्मेदारियों से भरा है। राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, यह भी निश्चित है, मगर यह भी निश्चित है
कि राजा का जीवन फूलों की सेज पर सोने के लिए नहीं होता। उन्हें कभी कभी अंगारों पर चलना पड़ता है। कभी आनंदमय जीवन गुजरता है तो कभी दुष्ट राजाओं से लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती है। राजाओं को कई राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध भी रखने पड़ते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति में दुश्मन राजाओं से भी संबंध रखने पड़ते हैं, तो उस परिस्थिति में बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि दुश्मन राजा मित्र भी बन जाए तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। हो सकता है किसी बड़ी साजिश के तहत मित्र बना हो, तो उस स्थिति में कोई घात भी कर सकता है। महात्मा बोले कि राजकुमार, जीवन में जब कभी अकेले कहीं जाने की जरूरत पड़े तो अकेले यात्रा मत करना। यात्रा में 2 लोग होने ही चाहिए। यदि कोई इंसान को साथ ले जाना संभव न हो सके तो किसी जीव को ही मित्र बना लेना। दूसरी बात, पानी अपने मशक का ही पीना या फिर छान कर पीना। तीसरी बात, भोजन बिना परखे न करना। चौथी बात, अनजान जगह पर अपना बिस्तर खुद लगाना, किसी के लगाए बिस्तर पर मत सो रहना। पांचवी बात, जब किसी से प्रेम की बात चले तो अपनी अंतरात्मा की सुन लेना और फिर अपने प्रेमी से कुछ मत छुपाना। राजकुमार, मेरी यह बात गांठ बांध लेना। अब आपकी शिक्षा पूर्ण हुई। आप अब अपने राजमहल लौट सकते हो। राजकुमार प्रशांत अपने महल लौट आया। राजा सहदेव अपने प्यारे पुत्र के आगमन पर बहुत प्रसन्न हुए, तो भाई अर्जुन भी अपने छोटे भाई के आगमन पर अति प्रसन्न था। दूसरे दिन राजकुमार प्रशांत ने पिता से इच्छा जाहिर किया कि पिताजी, मैं अपनी प्रजा के बीच घूमना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा दो तो मैं प्रजा के बीच घूम आऊं। राजा बोले कि बेटा प्रशांत, अभी तुम कुछ दिन महल में आराम करो। पूरे 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहे हो, वन का जीवन जिए हो। अब कुछ दिन महल का सुख भोग लो, उसके बाद तुम प्रजा के बीच भी घूम लेना। मैं तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे दूंगा। मंत्री जी भी इस वक्त राज्य में नहीं है। राजकुमार अर्जुन भी पड़ोस के राजा के पास एक निमंत्रण पर गए हैं। अब तुम्हारे साथ कोई जाने वाला ही नहीं है और तुम्हें प्रजा के लोग पहचानते भी नहीं है। राजकुमार बोला, पिताजी, इसमें पहचानने जैसी कौन बात है? मैं कोई अपना परिचय नहीं देने जा रहा, बस दूर से यह देखना चाहता हूँ कि प्रजा का जीवन कैसा है, आपके प्रति प्रजा का क्या ख्याल है। राजा बोले कि राजकुमार, जिद मत करो, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती कि तुम 2-4 माह तक महल से बाहर जाओ। रानी भी वहां आ गई थी। बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी सत्य कह रहे हैं। मैं तुम्हें महल से बाहर 1 माह तक नहीं जाने दूंगी। अपने हाथ से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। राजकुमार देखा कि माता पिता इजाजत नहीं देने वाले हैं, तो बोला कि अच्छा, आप कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगा। वह अपने शयन कक्ष में चला गया, जबकि राजा रानी चाहते थे कि वह उनके साथ रहे, उनसे बातें करे, गुरुकुल की कुछ बात उनसे बताए। 12 साल वह उनसे दूर रहकर किस प्रकार रहा, उसे उनकी याद आई या नहीं आई, इत्यादि बहुत सारी बातें सोच रहे थे। रानी ने राजा से कहा भी कि आपने देख लिया ना, कैसे अनजान की तरह अपने कमरे में चला गया है, हमसे अब बात भी नहीं करना चाहता। राजा बोले, अभी अभी तो गुरुकुल से लौटा है, 10 रोज में सब समझ जाएगा, वह हमसे दूर जाना ही नहीं चाहेगा। उधर राजकुमार के मन में उथल पुथल मचा हुआ था। सोच रहा था कि ये कैसी पाबंदी है कि महल से बाहर ही मत जाओ। इससे अच्छा तो मैं गुरुकुल में था, वन भ्रमण की आजादी थी। गुरुजी खुद ही मुझे वन में घुमाने ले जाते थे, मगर यहाँ तो बड़ी मुश्किल। सोचा कि मैंने पिताजी से पूछकर ही गलती कर दिया, चुपचाप निकल जाना था। राजकुमार सोच लिया कि चुपके से महल से बाहर निकल जाएगा, मगर फिर ख्याल आया कि सामने से जाऊंगा तो पिताजी देख लेंगे, मुझे महल के गुप्त दरवाजे का इस्तेमाल करने चाहिए। वह चुपके से उठा और महल के गुप्त दरवाजे से महल से बाहर निकल गया। राजकुमार नगर की तरफ नहीं गया, बल्कि वह ग्रामीण क्षेत्र की तरफ चला गया। उसे खेत में काम करते ग्रामीण बड़े अच्छे लग रहे थे। कोई हल चला रहा था तो कोई दोन चलाकर तालाब से पानी निकाल खेत की सिंचाई कर रहा था। किसानों की बेटियां घास का बोझ लिए घर की तरफ जा रही थी, तो कुछ स्त्रियां खेत में काम कर रही थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजकुमार आगे बढ़ा तो देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय चरा रहा था। शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं थे, मगर मस्ती में बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन मन को मोह ले रही थी। राजकुमार ने देखा कि गरीब होते हुए भी ग्वाला कितना खुश है, वो प्रकृति से घुल मिल गया है।
उसे अब किसी धन दौलत का मोह नहीं है। गुरु ने यही तो बताया था कि सबसे सुखी वही है जिसे किसी चीज की इच्छा नहीं है, कोई लोभ नहीं है। सभी दुखों का कारण तो धन ही है। सारे उपद्रव धन से शुरू होते हैं। दुनिया में रोज धन के लिए हजारों लोग मरकट जाते हैं, फिर भी उनके साथ धन नहीं जाता। प्रकृति के दर्शन से बड़ा धन कोई नहीं है। बस प्रकृति में घुल मिल जाओ और आनंद से जीवन बिताओ। राजकुमार कई घंटों तक इधर उधर घूमता रहा। अब उसे जोर की प्यास लग गई थी तो वह पानी पीने के लिए कुएं की तलाश में पड़ गया। उसे दूर खेत में एक किसान दिखाई पड़ा। वह एक कुएं के पास ही था। राजकुमार सोचा कि हम चलकर किसान से पानी की मांग करते हैं, शायद कुएं पर डोर और बाल्टी भी होगी। यह सोच राजकुमार कुएं के पास चला गया। किसान ने देखा कि यह तो कोई महल का लगता है, शायद राजकुमार है। हमारे भाग्य जागे कि हमारे खेत में राजकुमार के पांव पड़े। वह जल्दी से राजकुमार के पास आया और बोला कि आप राजकुमार लगते हो। तब राजकुमार बोला, हाँ बाबा, आपने सही पहचाना। मैं राजकुमार प्रशांत हूँ, महाराज का छोटा पुत्र। मुझे प्यास लगी थी तो आपके पास चला आया। क्या आप मुझे पानी पिला देंगे? किसान की तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि स्वयं राजकुमार उसके खेत में आया है और बाबा पुकार रहा है, मुझ गरीब से पानी की मांग कर रहा है। वह जल्दी से बाल्टी लिया और कुएं से पानी निकालने लगा। संयोग से उसके पांव फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। साथ में बाल्टी और डोर भी गिर गई। राजकुमार बड़ी मुश्किल में फंस गया। वह अब किसान को कुएं से निकाले कैसे? वह तो डोर को भी साथ लेकर गिर गया था। कुएं में पानी ज्यादा था। वह किसान राजकुमार के सामने ही डूब रहा था, मगर राजकुमार उसे बचा नहीं पा रहा था। वह कोई उपाय न देखकर आसपास के किसानों को आवाज देने लगा कि दौड़ो, किसान कुएं में गिर गया है, इसे निकालो, इसकी कोई मदद करो। आसपास के किसान दौड़ पड़े। कोई दूसरी रस्सी लेकर आया। किसान को कुएं से बाहर निकाला गया, मगर तब तक तो वह मर चुका था। किसान की पत्नी भी वहां आ चुकी थी। वह बोली कि मेरे पति अपने से तो कभी कुएं में गिर ही नहीं सकते थे। वह रोज पानी निकालते थे। उनका अभ्यास ऐसा हो गया था कि आंख बंद कर भी कुएं से पानी निकाल लेते थे। जरूर उनको किसी ने धक्का देकर कुएं में गिराया है। अन्य किसान बोले कि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें भी अब यही लग रहा है। इस राजकुमार ने गुस्से में आकर किसान को पानी में गिरा दिया है। राजकुमार बोला, अरे नहीं किसान भाइयों, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये सच है कि मैंने किसान से पानी की मांग की थी। किसान मेरे लिए ही पानी निकालने गया था, मगर वह कुएं में खुद से फिसलकर गिर गया था। साथ रस्सी भी गिर गई थी। यहाँ बचाने लायक कुछ भी नहीं था, वरना मैं किसान को बचा लिया होता। किसान बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम किसान को बचाना चाहते तो बचा लिए होते। तुम्हारा साफा ही इतना बड़ा था कि डूबते किसान को पकड़ा सकते थे। तुमने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि तुमने किसान को जानबूझकर मारा है। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें पकड़कर महाराज के पास ले चलेंगे और महाराज से न्याय की मांग करेंगे। राजकुमार दुहाई देता रहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे राजा के पास मत ले चलो। मगर किसान उसकी बात नहीं सुने। वह उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा अपने राजकुमार को किसानों द्वारा पकड़े जाने पर हैरान हुआ कि यह तो महल के अंदर अपने कमरे में विश्राम कर रहा था, तो बाहर कैसे चला गया? और चला गया तो कौन सा गुनाह कर दिया कि किसान इसे मुजरिम की तरह पकड़ लाए हैं? किसानों ने बताया कि महाराज, हमारे साथ न्याय कीजिए। राजकुमार ने हमारे मित्र को कुएं में गिराकर मार डाला है। हम सब अपनी आंखों से इसे ऐसा करते हुए देखा है। आप सभी के साथ न्याय करते हो, हमारे साथ भी न्याय करो। राजा बोला, किसानों, आपको मेरी न्याय प्रियता पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। राजकुमार ने गलती किया है और आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, तो हम न्याय करेंगे। राजा राजकुमार से पूछा कि राजकुमार, आपने किस लिए किसान को कुएं में गिरा दिया? राजकुमार बोला कि पिताजी, मैं ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं कुएं पर पानी पीने जरूर गया था, मगर किसान को धक्का नहीं दिया। वह खुद से गिर गया था। मेरे पास दूसरी रस्सी नहीं थी, इसलिए किसान को बचा नहीं सका। राजा बोला, राजकुमार, यदि तुम किसान को बचाना चाहते तो तुम्हारे पास साफा था, उसके सहारे बचा सकते थे। देखने से यही लगता है कि किसान सत्य बोल रहे हैं और तुम झूठ बोल रहे हो।
अब तुम्हें किसी सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। हम किसानों के साथ न्याय करेंगे। मृतक की पत्नी को 10,000 सोने की मुद्रा दी जाए और राजकुमार को 9 साल के लिए राज्य से निकाला जाता है। ये 3 साल के अंदर अपने राज्य में कहीं दिख गए तो इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये नियम कल शाम से लागू हो जाता है। राजकुमार कल शाम से पहले राज्य का त्याग कर देंगे। किसान राजा के न्याय से प्रसन्न हो राज दरबार से चले गए। किसान की पत्नी को 10,000 स्वर्ण मुद्रा देकर विदा कर दिया गया। राजा के फैसले से रानी बहुत नाराज हुई कि आपको बिना जांचे परखे राजकुमार को सजा नहीं देनी थी। हो सकता है किसान झूठ बोल रहे हों। राजकुमार भला किसान की हत्या क्यों करेगा? किसान की हत्या करने से क्या राजकुमार राजा बन जाएगा? राजा बोला कि रानी, जब किसान खुद कह रहे हैं कि मैंने आंखों के सामने राजकुमार को ऐसा करते देखा है, तो मैं उनकी बात कैसे झुठला सकता था। मैंने राजकुमार को कोई कठिन सजा नहीं दिया है। 9 साल में राजकुमार और भी बहुत कुछ सीख जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार राजा रानी से विदा ले जाने लगा तो रानी ने उसे 5 मणि दिया और बोली कि इसे बहुत संभाल कर रखना, विशेष परिस्थिति में यह काम आएगा। इसे अंदर के वस्त्रों में छिपा कर रखना। राजकुमार ने उन मणियों को छुपा लिया था। वह महल से निकलकर चल दिया। उसे शाम से पहले राज्य छोड़ना था तो तेजी के साथ निकल पड़ा। शाम होते होते वह पड़ोस के राज्य में जा चुका था। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि यात्रा करते वक्त किसी को मित्र बना लेना। इंसान न मिले तो किसी जानवर को ही मित्र बना लेना। राजकुमार सोच रहा था कि इस वीराने में मित्र कहाँ मिलेगा। तभी उसकी नजर एक नेवले पर पड़ी। एक नेवले को 2 खूंखार कुत्ते घेर कर खड़े थे। अब उसे शिकार बनाने ही वाले थे। नेवला बुरी तरह उनके गिरफ्त में आ गया था। राजकुमार ने तुरंत उन कुत्तों को मार भगाया। तभी नेवला मनुष्य की तरह बोल पड़ा कि राजकुमार, आपकी जय हो। आपने मुझ तुच्छ प्राणी पर बहुत बड़ी कृपा किया है, वरना आजकल तो लोग अपनी सुविधा अनुसार कार्य करने लगे हैं। जीवों पर तो कोई कृपा करता ही नहीं है। राजकुमार बोला कि हे नेवला, ये तो मेरा कर्तव्य है कि जीव की रक्षा करूं, मगर मुझे आपसे मिलकर बड़ी आश्चर्य हो रहा है। मनुष्य की तरह बोलने वाला नेवला मैंने पहली बार देखा है। क्या आप मेरा मित्र बनना स्वीकार करोगे? नेवला बोला, राजकुमार, मैं तो आपका दास बन गया हूं। मैं जिंदगी भर आपके साथ रह सकता हूं। तब राजकुमार बोला कि नेवला, आप मेरा गुलाम नहीं हो, बल्कि स्वेच्छा से मित्र बनना स्वीकार करो और मेरे साथ चलो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ चलो। नेवला बोला, अवश्य चलूंगा, क्योंकि अब यहां मेरा कोई नहीं है। मेरा एक भरा पूरा परिवार था। मेरी पत्नी थी, बेटे बेटियां थी, मगर इन शिकारी कुत्तों ने एक एक कर मेरे पूरे परिवार को मार डाला। यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो अवश्य ही मुझे मार डालेंगे। राजकुमार बोला कि आपको पहले बोलना था, मैं दोनों शिकारी कुत्तों को तलवार से काट डालता। नेवला बोला, आप छोड़िए पिछली बातों को, आप मुझे साथ लेते चलिए। राजकुमार ने नेवले को साथ ले लिया और चल पड़ा। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, मगर अभी कोई गांव दिखाई नहीं पड़ रहा था, न ही ठहरने लायक कोई जगह दिख रही थी। राजकुमार दिन भर चलते चलते काफी थक गया था। अब उसे एक कदम चला नहीं जा रहा था। वह नेवले से बोला कि मित्र, अब मेरा मन चलने का नहीं कर रहा। अब यहीं कहीं किसी पेड़ के पास विश्राम कर लेता हूं। नेवला बोला, हाँ मित्र, आप अब विश्राम कर लो। मैं आपकी सुरक्षा में जागता रहूंगा। कोई खतरा होने पर आपको सचेत कर दूंगा। राजकुमार अपने साथ कुछ खाना लिया था, उसे खुद भी खाया और नेवला को भी खिला दिया। फिर आराम से पेड़ के पास सो रहा। उस पेड़ से थोड़ी दूर पर एक सपेरा रहता था, जो एक सर्प को अपना मित्र बना लिया था। अब वह कोई सपेरा नहीं, बल्कि एक डाकू बन गया था। वह सर्प की मदद से राहगीरों को लूट लेता था। पहले सर्प सोए हुए राहगीरों को काट लेता था। राहगीर मर जाते थे, तब सपेरा उस राहगीर से धन लूट लेता और राहगीर की लाश को एक पुराने कुएं में डाल देता था। उस कुएं में एक घड़ियाल रहता था, जो लाश को ठिकाने लगा देता था। आज जब सपेरे ने देखा कि एक राजकुमार पेड़ के पास सोया हुआ है, तो उसकी आंखें चमक गईं। वह सर्प को आदेश दिया कि जाकर राजकुमार को काट ले। उस सपेरा को नहीं पता था कि राजकुमार की रक्षा एक नेवला कर रहा है। सर्प बड़ी तेजी के साथ राजकुमार की तरफ बढ़ा, तो नेवला ने उसे रोका, तो सर्प उससे लड़ गया। सर्प बहुत शक्तिशाली था।
उसे अपनी ताकत का घमंड था, मगर नेवला भी कोई कम नहीं था। सर्प को दबोच लिया और मार डाला। उधर सपेरा सर्प का इंतजार कर रहा था कि वह वापस आए, तब वह राजकुमार को लूटने जाए। जब ज्यादा देर हो गई और सर्प नहीं आया, तो सपेरा खुद देखने के लिए चल पड़ा कि आखिर सर्प ने इतना देर क्यों कर दिया। नेवला भी सचेत था। वह राजकुमार से बोला कि मित्र, यह समय अब सोने का नहीं है। कोई डाकू इधर चला आ रहा है, आपकी जान को खतरा है। राजकुमार उठ बैठा तो देखा कि एक डाकू जैसा शक्ल वाला आदमी पेड़ के पास आ गया है। वह जब मारे सर्प को देखा तो राजकुमार पर बहुत गुस्सा हुआ कि तुम मेरे मित्र को मार डाला है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी नेवला बोला, मित्र, तुम अब देर न करो, अभी इस डाकू को मार डालो। राजकुमार ने सपेरा डाकू को मार डाला। नेवला ने बताया कि मित्र, आप कुछ समझे? राजकुमार बोला, नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यह डाकू अपने किस मित्र की बात कर रहा था। तब नेवले ने बताया कि यह इस मारे सर्प की बात कर रहा था जिसे मैंने पहले ही मार दिया था। वह पहले सर्प को भेजा था कि आपको काट ले, मगर मैंने उसका काम पहले ही तमाम कर दिया। तब वह तिल मिलाता हुआ यहाँ आया था। अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलिए हम कहीं और चलकर ठहरते हैं। राजकुमार नेवला के साथ दूसरे किसी पेड़ के पास जाकर ठहर गया। सुबह होने पर राजकुमार आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ताल मिला तो वहीं स्नान किया और कुछ भोजन किया जो वह साथ लाया था। फिर अपने मशक में पानी भर लिया। लेकिन जब मशक में पानी भर रहा था तो उसे ताल के किनारे पर 10 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। उसे उठाकर जेब में रख लिया और आगे के लिए चल पड़ा। वह दिन भर चलने के बाद एक गांव में पहुंचा। अब मन में विचार कर लिया कि यहां से आगे नहीं जाऊंगा, बल्कि आज की रात इस गांव में बिताऊंगा। नेवला भी बोला कि मालिक, आपको इसी गांव में ठहरना चाहिए, लेकिन बहुत सचेत रहकर। आप राजकुमार के भेष में हो तो कुछ लालची मनुष्य की नीयत डोल जा रही है। राजकुमार गांव से बाहर ही एक चबूतरा पर बैठ गया और सोचने लगा कि पहले किसी से पता लगा लूं कि इस गांव में कौन ठहरने लायक है। कोई इस गांव में बदमाश तो नहीं रहता कि जिसके यहाँ ठहरने से कोई नुकसान हो जाए। उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जो अपनी बकरियां चराकर लौट रहा था। राजकुमार ने उससे पूछा कि भैया, इस गांव में किसी के यहाँ ठहरने लायक जगह है? तब उस चरवाहे ने कहा, आगे जाओ, आगे जाओ, इस गांव को छोड़कर आगे जाओ। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने अपनी दृष्टि दौड़ाई तो अगला गांव कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वह नेवले से बोला कि मित्र, चरवाहा कह गया कि आगे जाओ, और आगे तो कोई गांव दिख ही नहीं रहा। पैर अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। आप बताओ क्या करे? नेवला बोला, हम और किसी से पूछ लेते हैं। अरे, गांव है तो इसमें भले लोग भी रहते होंगे, बुरे लोग भी रहते होंगे। हमें तो किसी भले का घर पता करना है और कोई मुफ्त में तो ठहरना नहीं है। हम उसे खर्चे भी दे देंगे। राजकुमार बोला, आप ठीक कह रहे हो, हम पहले किसी सराय का पता करते हैं, हम वहीं ठहर जाएंगे। तभी राजकुमार ने देखा कि एक आदमी गांव की तरफ से चला आ रहा है। तब राजकुमार ने खुद ही उस आदमी को रोककर पूछा कि भाई, इस गांव में कोई सराय है क्या? कोई ऐसी जगह है जहां हम ठहर सकते हैं? तब उस आदमी ने राजकुमार को बड़ी गौर से देखा, फिर बोला कि आप तो कोई राजकुमार लगते हो। राजकुमार बोला कि हाँ, मैं राजकुमार ही हूँ। तब वह आदमी बोला कि राजकुमार जी, इस गांव में कोई सराय नहीं है, मगर चिंता जैसी कोई बात नहीं है। इस गांव में गोपीराम सेठ रहते हैं, उनके घर में ही आप ठहर सकते हो। वह बहुत सेवा सत्कार करते हैं। आप राजकुमार हो तो आपकी सेवा तो वह अपने मेहमान जैसा करेंगे। मेरे साथ चलिए, मैं उनका घर दिखा देता हूँ। राजकुमार उस आदमी के साथ चल पड़ा तो नेवला राजकुमार के कान में बोला कि मित्र, इस आदमी की चाल ढाल कुछ ठीक नहीं दिख रही, जरा संभाल रहना, मुझे तो खतरे दिख रहे हैं। हालांकि राजकुमार कुछ नहीं कह पाया। वह उस आदमी के साथ चलता रहा तो वह आदमी भी चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा। वह राजकुमार को गोपीराम के घर लेकर पहुंच गया। गोपीराम जैसे पहले से तैयार बैठा था। उसके घर 3-4 नौकर पहले से थे, तो राजकुमार के स्वागत में 2 बेटियां भी लगी थी। राजकुमार को तो उनमें से एक बहुत अच्छी लगी। वह गजब की खूबसूरत थी, तो दूसरी देखने से ही धूर्त लग रही थी। सेठ ने उसी धूर्त लड़की से बोला कि
तुम आज की रात राजकुमार की खातिरदारी करो, कल की खातिरदारी तुम्हारी बड़ी बहन करेगी। ले जाओ, राजकुमार का स्वागत करो, इसे खिलाओ पिलाओ। वह कुटिल मुस्कान के साथ राजकुमार को लेकर घर के अंदर चली गई। बहुत प्यार से बोली कि राजकुमार, मुझे आपसे मिलकर अपार खुशी हुई। सबसे बड़ी बात कि आपको देखकर मेरा दिल धड़कने लगा है। लगता है आपसे प्यार हो गया है। राजकुमार बोला, देवी, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस नाचीज को अपने काम का समझा। मैं आपके फैसले पर विचार करूंगा। वह लड़की जल्दी से पानी लाई तो राजकुमार को याद हुआ आया कि महात्मा ने कहा था कि पानी को छानकर पीना या अपने मशक का पीना। तो राजकुमार बोला, देवी जी, आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बाहर का पानी नहीं पीता, मैं मशक का ही पानी पीता हूँ। लड़की बोली, मैं आपको इतने प्यार से अपने हाथ से पिलाना चाहती हूँ, फिर भी आप नहीं पी रहे। बड़े बेदर्दी हो, आपको मेरे पर जरा भी दया नहीं आती। राजकुमार बोला, देवी जी, वह वक्त भी आएगा जब मैं आपके हाथ का भी पानी पी लूंगा। लड़की बोली, कोई बात नहीं, मैं अब आपको अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हूँ। लड़की बहुत सुंदर लजीज व्यंजन बनाकर लाई तो राजकुमार को महात्मा की बात याद आ गई कि खाना बिना परखे मत खाना। राजकुमार एक निवाला उठाकर पास बैठी बिल्ली को डाल दिया। बिल्ली निवाला खाते ही लुढ़क गई। लड़की ने देख लिया कि राजकुमार तो कहीं हमसे भी बहुत चतुर है, तो वह अपनी गलती छुपाते हुए बोली कि अरे, ये क्या हो गया। वह राजकुमार के आगे से खाना खींच ली और बोली कि राजकुमार, आपने बहुत अच्छा किया कि खाना बिल्ली को खिलाकर जांच कर लिया, वरना आपकी तो जान चली जाती। तो फिर मेरा क्या होता, मेरे प्यार का क्या होता। इस खाना में जहर कहाँ से आया, अभी पता करती हूँ। वह उस खाना को लेकर बाहर निकल गई। तभी उसकी दूसरी बहन कमरे में दाखिल हुई और बोली कि राजकुमार, आज की रात आप किसी तरह अपनी जान बचा लेना, कल की रात मेरी बारी है, मैं आपको बचा लूंगी। वह जल्दी से कमरे से निकल गई कि कोई देख न पाए। राजकुमार को उस लड़की के आंख में करुणा नजर आई। वह अब जान चुका था कि किसी गलत जगह फंस गया हूं। ये सब मेरी जान लेना चाहते हैं, परंतु यह लड़की मेरे को बचाना चाहती है। शायद उसे भी मेरे से प्यार हुआ आया है। राजकुमार अब भी सोच ही रहा था कि वह पहली वाली लड़की आ गई और बोली कि राजकुमार, आप ये मत सोच लेना कि मैंने आपके खाने में जहर मिलाया था, बल्कि सच तो ये है कि एक छिपकली उस भोजन में गिर गई थी। आज घर का सारा खाना खराब हो गया। अच्छा, अब आप उस बात को भूल जाइए और चलिए, मैं आपको अब आराम करने वाला कमरा दिखा देती हूँ। राजकुमार उसके साथ कमरे में गया तो वहां बहुत ही सुंदर ढंग से बिस्तर लगाया गया था। वह लड़की तो कमरा दिखाकर आगे चली गई थी। तभी दूसरी वाली बहन उधर से गुजरी और एक पर्ची राजकुमार के हाथ में थमा दी। राजकुमार कमरे में गया तो उस पर्ची को पढ़ा। उसमें लिखा था कि आप मेरे खातिर मेरी बात मान लेना, उस बिस्तर से दूर रहना। राजकुमार को महात्मा की चौथी बात याद आ गई कि बिस्तर खुद से लगाना, और फिर उस दुष्ट लड़की की बहन भी मना कर रही है। राजकुमार ने उस पलंग से बिस्तर खींच लिया तो देखकर हैरान रह गया। वहां तो कोई पलंग था ही नहीं, बल्कि एक कुआं था, और उस कुएं में एक घड़ियाल था। स्पष्ट था कि जरा सी असावधानी से राजकुमार की जान जा सकती थी। राजकुमार वहां बहुत बुरी तरह फंस गया था। उसकी तलवार और जरूरी सामान तो दूसरे कमरे में छूट गया था। अब वह निहत्था इस काल कोठरी में फंस गया था। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। हालांकि एक बार उसे गुरु ने बताया था कि आदमी को परिस्थिति अनुसार नरम और गर्म होनी चाहिए। विपत्ति या संकट के समय झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। चतुर लोग शून्य को भी अवसर में बदल देते हैं। जब कभी किसी धूर्त स्त्री से पाला पड़े तो उसे उसी के भाषा में सबक सीखने चाहिए। राजकुमार उस कमरे के फर्श पर बैठा था और सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरी मौत निश्चित है। तभी वह लड़की हाथ में नंगी तलवार लिए कमरे में दाखिल हुई। वह देखी कि राजकुमार फर्श पर बैठा है तो भड़क गई कि दुष्ट, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरा टुकड़े टुकड़े करके घड़ियाल को खिला दूंगी। राजकुमार बोला, देवी, आपका यह रूप भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसी कोमलांगी भी गुस्सा करती है, आज पहली बार देखा। आपको मेरे को मार देने से कोई साम्राज्य मिल जाता है तो आप मुझे मार ही डालो,
मगर मरने से पहले सोच लेना, तुम इसके लिए जिंदगी भर रोगी, जैसे तोते को मारकर राजा रोया था। लड़की बोली, तुम किस तोते की बात कर रहे हो? मैं किसी तोते को नहीं जानती। राजकुमार बोला, नहीं जानती हो तो जान लो, शिक्षा की बातें कभी बेकार नहीं जाती और तुम तो फिर भी मेरी रानी बनोगी, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। विश्वास न हो तो मेरे ज्ञानी नेवले से पूछ लो। नेवला बोला, हाँ देवी, आप इस राजकुमार की रानी बनोगी, ये मैं राजकुमार से पहले ही बता दिया था। लड़की बोली, नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती, तुम तोते वाली कहानी सुनाओ। नेवला बोला, कहानी मैं सुना देता हूँ। प्राचीन काल में सुंदर नगर नाम का नगर था, जहाँ प्रहलाद नाम का राजा राज करता था। राजा एक बार जंगल में शिकार को गया था तो देखा कि जंगल में एक तोता घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। राजा को तोते पर दया आ गई तो राजा उस तोते को अपने महल में ले आया। वह सुनहरे लाल रंग का तोता था। उसे देखकर रानी भी बड़ी खुश हुई। तोता में एक खूबी थी कि वो मनुष्य की तरह बातें करता था। राजा उसे अपने साथ दरबार में रखते थे। वह कभी कभी राजा से ज्ञान भरी बातें भी किया करता था। राजा उससे बहुत प्रभावित था। एक दिन तोता राजा से बोला कि राजन, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता के यहाँ एक घूम कर आ जाऊं। राजा बोला, हाँ हाँ जाओ, अपने माता पिता से मिलकर आ जाओ। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि वहीं रुक मत जाना। तोता राजा से आज्ञा लेकर अपने माता पिता के पास चला गया। तोता के माता पिता तो मान चुके थे कि उनका बेटा मर गया है। अरे, पक्षियों का जीवन का क्या भरोसा, सुबह में जब उड़ान भरते हैं तो तभी से मान लेते हैं कि उनका वापस आना भी हो सकता है और नहीं भी। तोते को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। तोता 2 दिन तक उनके पास रहा। वह अपने माता पिता से बताया कि मैं बहुत सुरक्षित जगह पर हूँ, मेरा पालन राजा रानी करते हैं, मेरे को कभी पिंजरे में नहीं रहना पड़ता है, सोने की कटोरी में दूध भात मिलता है, राजा रानी अपने पुत्र की तरह मानते हैं, मैं अब कल लौट जाऊंगा। तब तोता का पिता बोले कि बेटा, मैं एक अमर फल लाया हूं, तुम उसे राजा को दे देना, वह उस फल को अपने बाग में लगा देगा। राजा जब उस फल का सेवन करेगा तब वह अमर हो जाएगा। वह फल लेकर तोता राजमहल के लिए चल पड़ा और महल में आ गया। तोता फल का बीज राजा को दिया कि महाराज, यह अमर फल का बीज है, आप इसे अपने बाग में लगवा दो। इसका पेड़ 1 महीने में तैयार हो जाता है और फल देने लगता है। आप उसे खाकर सदा जवान रहोगे, आपको बुढ़ापा छू नहीं सकेगी। राजा ने वह बीज अपने बगीचे में लगवा दिया तथा वहां पहरेदार लगा दिया। 1 माह में सचमुच एक फल उस पर लग गया। वह फल रात में टूटकर नीचे आ गिरा। रात को ही एक सर्प बगीचे में घूम रहा था। वह जब पेड़ के पास एक फल देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह फल में अपना मुंह गड़ा दिया, मगर फल का स्वाद काफी तीखा था तो सर्प ने उसे वहीं छोड़ दिया। सुबह में बाग का रखवाला देखा कि वह फल पेड़ से गिर गया है तो उसे उठाकर राजा के पास ले आया। राजा ने रानी को अपने पास बुलाया कि रानी, आज हम अमर फल खाएंगे और सदा जवान बने रहेंगे। रानी भी अब फल खाने को तैयार थी कि तभी राज्य का मंत्री बोल पड़ा कि महाराज, इसी तरह आपको फल नहीं खाने चाहिए। इससे पहले न तो आपने ऐसा फल देखा है न सुना है। हो सकता है यह फल विष पेल हो, इसे खाने से जान भी जा सकती है। आप किसी कौवा को पहले इसे खिलाओ, उसके बाद खाना। राजा को मंत्री की बात अच्छी लगी। वह फल का एक छोटा सा टुकड़ा कौवा को खिला दिया। कौवा खाते ही मर गया। राजा तोता पर बहुत गुस्सा हुआ कि यह तो मुझे मारने के लिए विष का फल लाया था, मैं तुझे अभी दंडित करता हूँ। राजा बिना विचारे तोता को मार डाला। तभी दूसरे दिन राजा के पास माली आया और बताया कि महाराज, आज बाग से लाए गए कोई भी फल मत खाना, क्योंकि एक विषधर मारा गया है। वह बाग में कई फलों में अपना दांत गड़ाया है। राजा बोला कि अरे, कहीं कल वाला फल में भी सर्प ने मुंह नहीं मारा था। तुम जल्दी से पेड़ काटने वाले को मना करो कि वह तोते वाले फल के वृक्ष को न काटे। हम पुनः उस वृक्ष की परीक्षा लेंगे। दूसरे दिन माली भागा भागा आया कि महाराज, गजब हो गया, वह पेड़ फलों से लद गया है और एक बूढ़ा उसे खाकर जवान हो गया है। वह बाग में खूब उछल कूद मचा रहा है, वह खुशी के मारे नाच रहा है। इतना सुनकर राजा रोने लगा कि हाय मेरा तोता, मैंने तुझे गलत समझकर मार डाला।
मगर तुम तो अमृत फल लाए थे। नेवला बोला, मूर्ख लड़की, तू सोना छोड़कर कोयला के चक्कर में पड़ी हो। अरे तुम कितनी खुश नसीब होगी कि तुम्हारी इतनी गलती के बाद भी राजकुमार तुमसे प्रेम करता है। यह तुम्हारे प्यार में पतंगा बन गया है, मगर तुम हो कि शीतलता पहुंचाने के बजाय जान लेने पर उतारू हो। अब तो खुद सोच लो कि रानी बनना पसंद करोगी या राजकुमार की 5 मणियां लेना पसंद करोगी। वे तो तुम स्वेच्छा से अभी ले सकती हो। लड़की बोली, राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने पिता के बातों में आ गई थी। सच तो ये है कि मैं रानी बनना चाहूंगी। क्या आप मेरी गलतियों को माफ कर देंगे? राजकुमार बोला, यदि कोई अपनी भूल खुद से स्वीकार कर लेता है तो फिर वह गलत कहाँ रह जाता है। तुम मेरी रानी बनने के योग्य हो। तब लड़की बोली, तो चलिए हम भाग चलते हैं। राजकुमार बोला, देवी, यह पागलपन होगा। आप आसमान की तरफ देखिए, सुबह होने वाली है। हम अब आने वाली रात को छोड़कर कल वाली रात में यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि आज की रात तो आपकी बहन की बारी है। लड़की बोली, देखना राजकुमार, आप मेरे को धोखा मत देना, उस चुड़ैल से दिल मत लगा लेना। राजकुमार बोला, देवी, संसार में हजारों स्त्रियां होती हैं, परंतु पत्नी कोई एक बनती है। आप अब मेरी पत्नी हो, यह अपने मन में बैठा लो और निश्चिंत हो जाओ। वह लड़की चली गई तो अब उसकी बड़ी बहन की बारी आई। आज राजकुमार की रखवाली और देखभाल करना था। राजकुमार उसे देखकर ही प्रभावित हो गया था। वह लड़की बोली कि राजकुमार, मैं अब आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। सच तो यही है कि हमारा परिवार एक ठग का परिवार है। हम लोगों का काम है किसी भोले भाले आदमी को फंसाकर घर में लाना, फिर उसे लूटना और उसके बाद कुएं के घड़ियाल के हवाले कर देना। उस धंधा से मैं भी वंचित नहीं हूँ, मगर मैं स्वेच्छा से यह सब नहीं करती, बल्कि दबाव में करती हूँ। नहीं करूंगी तो मैं भी घड़ियाल का निवाला बन जाऊंगी। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। बचपन में मेरे पिता मेरे को लेकर ननिहाल जा रहे थे। उनके पास 100 अशर्फियां थी। इन दुष्टों को पता लग गया तो मेरे पिता को और मेरे को यहाँ ले आए। अशर्फियां लूट लिए और मेरे पिता को कुएं में डाल दिए। घड़ियाल उन्हें खा गया। मैं उस वक्त 8 साल की थी। इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस धंधे में धकेल दिया। अब आप मिले हो तो मुझे आस जगी है कि अब इस दलदल से निकल जाऊंगी। राजकुमार बोला, निकल जाऊंगी नहीं, बल्कि अभी निकल जाना है। अब यहाँ से निकलने का कोई उपाय बताओ। तब लड़की बताई कि मैं घर का दरवाजा खोल देती हूँ, आप इस घर के पीछे घुड़साल में चले जाओ। वहां 2 घोड़े बंधे हैं, दोनों एक ही तरह के हैं, मगर उनमें से एक घोड़ा होते हुए गधा है। 5 कोस चलने के बाद खड़ा हो जाता है। अब चाहे उसे कितना भी दौड़ाने की कोशिश करो, वह 1 कदम चलने को तैयार नहीं होगा, जबकि दूसरा एक बार में 50 कोस दौड़ लगा देता है। अब उसे मैं भी नहीं पहचानती। राजकुमार बोला, देवी, आप चिंता क्यों करती हो? हम दोनों को लेकर उड़ चलेंगे। अब 5 कोस दूर जाने पर जब खड़ा हो जाएगा तो हम फिर उसे वहीं छोड़कर तेज वाले घोड़े से निकल लेंगे। लड़की बोली, आप ऐसा ही करो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अभी सभी गहरी नींद में है, हम तब तक तो दूसरे राज्य में निकल जाएंगे। राजकुमार घुड़साल से घोड़ा खोल आया। दोनों घोड़े पर सवार हो वहां से चल दिए। 5 कोस चलने पर एक घोड़ा रुक गया तो दोनों तेज वाले घोड़ा पर सवार होकर दूसरे राज्य निकल गए। अब सुबह तक दोनों दूसरे राज्य में थे। उस राज्य में गोपीराम नहीं जा सकता था। राजकुमार बोला कि देवी, मैं अब आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। सच तो ये है कि मैं 5 साल तक आपको अपने राज्य, अपने दरबार में नहीं ले जा सकता। आप यदि चाहो तो मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ। लड़की बोली, मैं आपको पति मान चुकी हूँ, अब आपकी इच्छा जब चाहे मुझे अपने दरबार ले जाए। राजकुमार बोला कि पहले हम विवाह कर लेते हैं, उसके बाद कहीं 1 माह तक किसी सराय में ठहरते हैं, फिर आगे कोई जुगाड़ देखेंगे। राजकुमार उस लड़की से विवाह कर लिया और एक सराय में रहने लगा। दोनों को रहते 1 माह बीत गया। तभी उसकी नजर एक राजकुमार पर पड़ी जो स्वयंवर से एक राजकुमारी का वरण कर लौट रहा था। नजदीक आने पर वह हैरान हुआ, अरे ये तो उसका अपना बड़ा भाई है। वह अपने भाई से जा मिला तो भाई बोला कि प्रशांत, तुम कहाँ आ गए हो? अरे हम सब तुम्हें खोज कर थक गए हैं। तुम्हें जो राज्य निकाला दे दिया गया है वह गलत था। उस किसान की औरत दूसरे दिन ही राज दरबार में 10,000 सोने की मुद्रा लौटाने आ गई थी। उसने बताया
कि राजकुमार दोषी नहीं है, बल्कि उसका पति फिसलने के कारण कुएं में गिर गया था। ये सब पास में काम कर रही एक स्त्री ने देखा था। वही उस स्त्री से बताई तो वह सच बताने राज दरबार आ गई। राजा ने उसकी सच्चाई पर और 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमार को खोज कर लाओ। तुम हो कि मिल ही नहीं रहे थे। देखो, ये तुम्हारी भाभी है, अभी हम स्वयंवर से आ रहे हैं। तब राजकुमार प्रशांत बोला, देखो, यह हमारे भाई और भाभी है, तुम्हारी जेठ जेठानी। राजकुमार अर्जुन बोला, ओह छोटे, तुमने विवाह भी कर लिया। चलो, अब हम एक साथ अपनी पत्नियों के साथ राजमहल लौटेंगे। अर्जुन ने देखा कि भाई की पत्नी के पास कोई गहने नहीं है, तो वह पत्नी को इशारा किया। वह पति का इशारा समझ गई। वह लड़की से बोली कि मैंने तो अपनी देवरानी की मुंह दिखाई दी ही नहीं। वह अपने आधे गहने उतार कर उस लड़की को पहना दिया। दोनों राजकुमार खुशी खुशी महल को लौट गए। राजा रानी अपने दोनों पुत्र और पुत्रवधू को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने गुरु के उपदेशों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्चा प्रेम और बुद्धिमानी हर छल और संकट पर विजय प्राप्त कर लेती है और न्याय हमेशा होकर रहता है। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ रहती थी। रोजाना वह अपने नन्हे मुन्नों को घोंसले में छोड़कर 2 जंगल पार कर गांव और बस्तियों में दाना चुगने जाया करती थी। एक दिन एक कचरे के ढेर पर उसे एक चने का दाना मिला। वह उसे लेकर चक्की में पीसने चली गई, मगर दाना डालते ही वह एक खूंटे में अटक कर रह गया। सिर्फ एक दाना बाहर निकला। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब न हो पाई। वह बहुत दुखी हुई। इतनी मेहनत से बच्चों के लिए खाना जुटाया था और वह भी उस खूंटे में फंस गया। उसने सोचा कि बढ़ई उसकी मदद करेगा, खूंटे से दाना निकाल देगा। वह बढ़ई के पास गई और उससे कहने लगी, बढ़ई, मेरा एक काम कर दो। बढ़ई अपना काम कर रहा था तो उसने चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने बढ़ई से बहुत मिन्नतें की और उससे कहा, बढ़ई 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 खूंटा चीर, खूंटा में मोरे दाल है, खाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। पर बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से भगा दिया। बेचारी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से भी जाकर प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, ऐसे बढ़ई को तो सजा मिलनी चाहिए जो जरूरतमंदों की बात नहीं सुनता। अगर वह मेरी दाल निकाल देता तो मैं अपने बच्चों को खिला पाती। ये सोचकर वह राजा से बोली, राजा राजा, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोरे दाल है, हाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। राजा के पास इतनी फुर्सत कहाँ थी कि एक नन्ही चिड़िया की बात पर अपने सारे काम छोड़कर उसे सुनता। जब उसने उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया तो चिड़िया बहुत गुस्सा हुई कि कैसा राजा है जो मेरी बिल्कुल मदद नहीं करता है। अब वह रानी के पास गई और रानी से बोली, रानी, तुम इस जालिम राजा को समझाओ जो किसी की मदद नहीं करता है। वह रानी से कहने लगी, रानी, तुम राजा को छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़ो। राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोरे दाल है, खाबों को पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। भला रानी अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की कोई बात नहीं सुनी और उसकी बात मानने से मना कर दिया और उसे वहां से उड़ा दिया। फिर बेचारी गौरैया वहां से उड़ी और सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से जब सांप निकला तो उसने सांप से कहा, सांप, तुम रानी को डस लो। तो सांप ने कहा, भला मैं क्यों रानी को डसूं। चिड़िया ने गुहार लगाई, सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोरे दाल है, खाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। अपनी पूरी राम कहानी सुनाकर उसने जहरीले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डस लो जो गरीब की मदद नहीं करती है, जो रानी सब कुछ जानकर भी राजा से इंसाफ नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, तो तुम जाकर उसे क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी उसे अपनी कहावत सुनाई कि रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैं उसको डसूं, और उसने भी चिड़िया को वहां से उड़ा दिया। भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम एक लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया सांप से बांस से कहने लगी, बांस बांस सांप को मारो, सांप न रानी डसे,
रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे। खूंटा में मोरे दाल है, खाबोक पितरो, कहाँ ले जाऊं परदेस। भला बांस की लाठी क्यों एक नन्ही गौरैया के लिए सांप से दुश्मनी मोल लेती। उसने इनकार कर दिया, कहा, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे मारूं। अब गौरैया बहुत गुस्से में भर उठी और उड़कर एक भड़भूजे के यहाँ से, अब जो भड़भूजा चल रहा था, वहां से भड़कती हुई आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस का पेड़ है जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मेरा हक कब मुझे नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात चिड़िया की सुनी तो विस्तार से उसने पूरी कहानी आपको बताई। तो गौरैया ने अपनी सारी कहानी, राम कहानी उसे भी सुना दी। आग से, लाठी ना विषधर मारे, विषधर न रानी दसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे। खूंटा में मोरे दाल है, खाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा, उसने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं जंगल को जला लूं। उसने भी जलाने से इनकार कर दिया। तो गौरैया बड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। वह निराश नहीं हुई। वह बोली कि जब तक मैं अपने न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। और वह सागर के पास पहुंची। उसने अपनी पूरी बात जाकर समुद्र से कही और उससे प्रार्थना करने लगी, सागर सागर आग बुझा, आग ना जंगल जलाए, जंगल न लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर न रानी दसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे। खूंटा में मोरे दाल है, हाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। विशाल सागर भला गौरैया के इस दुख को क्यों सुनता। वह अपने मद में हंसता हुआ, गरजता हुआ था और गौरैया उसके किनारे पर अपना सिर पटकती रही। सुबह से शाम हो गई। गौरैया को जब यह भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास गई और हाथी के पास उसने जाकर प्रार्थना की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ और उस समुद्र को सोख लो जो मुझे दुखियारी की हंसी उड़ा रहा है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी है। और वह गाकर पूरी व्यथा हाथी को सुनाने लगी। सागर ना आग बुझाए, आग ना जंगल जलाए, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी दसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे। खूंटा में मोरे दाल है, खाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। हाथी गौरैया की बात सुनकर तस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा, इतनी सी बात के लिए भला मैं क्यों समुद्र से दुश्मनी मोल लूं। और वह भी उसकी बातों को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया और अपने लंबे लंबे सूंड जैसे कान हिलाते हुए मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धैर्य टूटने लगा। वह थककर चूर हो गई। जहां की तहां बैठी बेचारी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया में उसे अंधेरा दिखाई देने लगा। किस्से 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 उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर पूछने लगी। उसने कहा, नन्ही चींटी ने चिड़िया बहन, क्या हुआ है। तो नन्ही चींटी की एक लंबी कतार थी जो बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही थी। उसने उन्हें ध्यान से देखा और उनकी एकता को देखकर परिश्रम से व फुर्ती से और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से बोली, बहन, अपना दुखड़ा हमें बताओ, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या इतनी परेशानी है। चींटियों के सहानुभूति भरे स्वर सुनकर चिड़िया जोर जोर से रोने लगी और वह रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब चींटियों ने कहा, बहन, दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया सोचती रही, भला यह नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम में नहीं आए। पर चलो, कोई तो है मेरी मदद करने के लिए आगे आया। चींटी बहन, हमारा साथ देने चली है तो उनकी फौज भी तो है। सारी चींटियां इकट्ठी एक दूसरे के पीछे होकर चलने लगी। उन्होंने चिड़िया से कहा, घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है।
कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौरैया सोचते चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, बहन, तुम किसी पास के पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो। किसी पास की जो कोई पेड़ है उसकी डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो कि मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसा हाथी हमारे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर युक्ति लगाने से ही समस्याओं का समाधान और उनका रास्ता निकालना पड़ता है। गौरैया फिर से एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और चींटियों को देखने लगी कि असंभव सी लगने वाली बातों को भला सिद्ध होते हुए अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने विशाल जैसे कान हिलाता जोर से अपने माथे पर खूब मारता ही रह गया और चींटियां उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल और अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करें तो उन्हें भी यह एहसास होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाए तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेली हूँ और तू मेरे पीछे असंख्य चींटियों की एक लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब हाथी अपने प्राण संकट में क्यों डालता। उसने चींटी की नेक सलाह को मान लिया और कहा कि तुम सीधे चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो तुम्हारा क्या हाल होगा। चींटियों की धमकी से हाथी डर गया। मरता क्या न करता, हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को तैयार हो गया। वह ये कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सूखने को तैयार हो गया। मोहे काटो मत कोई, हम सागर सोख ले में अभी। चींटी ने हाथी का पेंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे दौड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सूखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे ऐसो खो मत, हम तो आग बुझा ले में। सागर अब उसकी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा। आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मुझको मत ना, मुझको मत, हम कोई जंगल जला दें, जंगल को जला देंगे। अब आग जो है जंगल को जलाने के लिए आगे बढ़ी तो गौरैया भी साथ चली आ रही थी। ये जानकर जंगल ने भी आग से कहा कि मुझे मत जलाओ, मैं लाठी जो है मेरी वो सांप को मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जलाओ मत, हम सांप को मारने। भी सांप की क्या मजाल जो जंगल की वनों और बाड़ियों में अनगिनत लाठियों की मार से न डरे। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया और कहा कि मुझे मारो मत, हम रानी को अभी 10 लेंगे। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा तो उसके साथ गौरैया को आते देखा तो यह पूरी बात समझ गई और पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती करी, मोहे मत दसो, हम राजा को अभी समझाएं, अभी हम राजा को त्याग दे। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपनी हट करता। उसे तो गौरैया के धैर्य और उसके कठिन परिश्रम और सूझबूझ का समाचार पहले मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दे दिया। मोहे त्यागो मत रानी, हम बढ़ई को दंडे में अभी। फिर क्या था, बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की, मोहे दंड मत दो, हम खूंटा चीरे अभी। राजा को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उसकी चक्की के खूंटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकाल दी और गौरैया उसे अपने देश में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने अपनी मां को देखकर चाहकर उसका स्वागत किया। वह अपनी चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया और बड़ों बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की। लेकिन जब वह केवल रो रही और गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तो वे चींटियां जिनकी एकता और जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया, तो उससे कितनी प्रेरणा चिड़िया को मिली। उसने कहा कि जीवन में रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, हमें अपना रास्ता खुद चुनना होता है।
छोटे से छोटी चीज भी कब हमारी ही ताकत बन जाए कहा नहीं जा सकता। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता हो। भगवान भी उसी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी नहीं घबराए।